मीडिया बड़ी विलन बनेगी उस टाइम पे जब इतिहास लिखा जाएगा इस दौर का, तब मीडिया को विलन दिखाया जाएगा। मीडिया ने हिंदू मुस्लिम, मीडिया ने इंडिया पाकिस्तान, मीडिया ने मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ किया नहीं। कुछ लोग हैं जो क्रिमिनल जो नेता बन के बैठे हैं, वो धर्म का धंधा कर रहे हैं और हर बंदा उसमें अंधा कर रहे हैं। नाम हमसे बुलवाओगे, हमें फिर अंदर भेजोगे, इतना तो रहम करो हमारी बीवी बच्चों पे। 2.5 साल जेल काट के आया हूं, तो अभी आराम से चलने दो हमें। जेल जाना क्यों हुआ आप, ये तो बता दीजिए। सर देखिए, सरकार के खिलाफ बोलोगे तो जेल जाओगे आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं देश में? आप उनको रोकते नहीं जो देश में नफरत फैला रहे हैं। थोड़ा उनके बारे में भी कुछ बोलिए सर। राहुल गांधी, क्या डेस्टिनी दिखती है आपको? राहुल गांधी साहब को हमें उनका प्रचारक रखना चाहिए, हमको साथ में रखना चाहिए। उनको घोड़े लेने चाहिए, उनकी पूरी पार्टी में खच्चर घूम रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि ईवीएम वोट 100% कर सर, रही है। 100% ईवीएम का खेल है और होता है और होना भी चाहिए। इन लोग के पास पावर है, इस्तेमाल करने दो। आप 100 करोड़ अकाउंट में रखिए, उसके बाद देखिए आपको कौन अरेस्ट करता है, जब तक सरकार ना चाहे। भारत में जो मुसलमान है वो पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित है, कोई शक है आपको इस बात में? आज मुसलमान इतना डरा हुआ है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद नहीं करना चाह रहा, ना बोलना चाह रहा है। हम बाहर बैठे हैं, हमारी बीवी बाहर बैठी है, उसमें सलमान खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। पर आप भी गाली गलौज करते हो। हाँ मैं करता हूँ, गुस्सा आता तो गाली देता हूँ। बहुत गाली देते हैं। बहुत नहीं, थोड़ी बहुत दे देता हूँ। सर देखो, हम शरीफ किस्म के गुंडे हैं। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे को होस्ट अभिषेक कुमार नीलमणि है। नमस्कार अभिषेक, हमने इतने पॉडकास्ट किए, मोर देन 100 शोज कर चुके हैं हम, लेकिन आज हम पहली बार किसी एक्टर का पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, आपको पता ही है। बिल्कुल। और वो एक्टर जो हमारे गेस्ट हम ऐसे हैं भी कि वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है, पता नहीं कुछ होता है कि वो जब कुछ बोलते हैं या कहते हैं या होता है कुछ, तो खबर बन जाती है। तो ऐसा तो होता है कि धर्मेंद्र जी, ऐसा लगता है कि जैसे विवाद और उनका रिश्ता बराबर का है, बिल्कुल। या चोली दामन का साथ कहिए। बिल्कुल। कई लोग कहते हैं कि वो गुस्सा बहुत करते हैं, हाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि गुस्सा करने वाले इंसान दिल के बड़े साफ होते हैं, बिल्कुल, ये भी बात बहुत सही है। क्लियर होते हैं। तो अब आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको गुस्सा आता क्यों है, कंट्रोवर्सी बनाते क्यों हैं, ऐसी बातें बोलते क्यों हैं कि विवाद हो जाता है। तो यही जानने की और समझने की कोशिश होगी। मुझे लगता है बिना देर के आप उनका स्वागत करें। मैं बात कर रहा हूँ एक्टर एजाज खान की। बहुत स्वागत है सर आपका पॉडकास्ट वाला पर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत स्वागत। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू धर्मेंद्र जी। आप लोग को देख के ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज पता नहीं कौन से सवालों की भरमार होने वाली है। हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप मुंबई से समय निकाल के हमारे शो के लिए आए, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से। थैंक यू सर, आप लोग डिजर्व करते हैं। यू गाइस हैव डन लॉट फॉर सोसाइटी। आप लोगों ने सच्ची खबरें लोगों तक पहुंचाई है, आपने हमेशा सच पहुंचाया है। और यहाँ तक कि मैंने आपके बारे में, जिस तरह आपने मेरे बारे में रिसर्च किया, मैंने भी किया है कि आप दोनों ने, आज आप लोगों ने इसलिए रिपोर्टिंग छोड़ दी है क्योंकि आप दोनों को दबाया जा रहा था, आप लोगों को समझाया जा रहा था, आप लोगों की खबरें चेंज की जा रही थी, आप लोगों को ये बताया जा रहा था कि पत्रकारिता करते कैसे। आप पत्रकार है तो उसको
तो आप दोनों ने ये डिसाइड किया कि भाई इन झूठों की गुलामी करने से अच्छा है कि हम कुछ अपना कर लेते हैं, और आप लोगों ने ये जो पहल की है बड़ी अच्छी की है। अपनी जमीर की सुनी, जो जमीर ने कहा वो कर बस तो आज मैं ऐसा मानता हूं कि आप दोनों बच गए, क्योंकि आने वाले समाज में जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो आप उस दोनों में विलन नहीं होंगे, क्योंकि मीडिया बड़ी विलन बनेगी उस टाइम पे जब इतिहास लिखा जाएगा इस दौर का। तब मीडिया को विलन दिखाया जाएगा कि मीडिया ने हिंदू मुस्लिम, मीडिया ने इंडिया पाकिस्तान, मीडिया ने मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ किया नहीं। बिल्कुल। अजय भाई, पहला सवाल मेरा ये है कि आप इतना बवाल क्यों मचा के रखते हैं? ना आपके साथ कंट्रोवर्सी खत्म होती है, ना आपका गुस्सा कम होता है, ये सब प्लानिंग होती है, बस हो जाता है ऐसी। देखो, बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और सच्चाई ने मुझे बदनाम कर दिया। देखो, सच बोलोगे तो कंट्रोवर्सी होगी, सच बोलोगे तो तुम्हें लोग क्रिटिसाइज करेंगे। सच ना लोग सुनना चाहते हैं, ना सच लोग बोलना चाहते हैं, और ना सच देखना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी एक जिम्मेदारी है समाज के प्रति, मेरे 2 बेटे हैं उनके प्रति, और मेरे जो चाहने वाले मेरे फैंस हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरी फैमिली है, उनके प्रति, कि कम से कम मैं सच बोलूं, जितना मुझसे हो सके मैं सच बोलूं। पर गुस्सा क्यों होता है? गुस्सा मुझे पता नहीं, लोग बोलते हैं मैं बहुत क्यूट हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो तो कहते हैं तुमको प्यार के अलावा कुछ आता ही नहीं है, और जो नहीं जानते, शायद मेरा बोलने का तरीका हिंदी पिक्चर के हीरो की तरह है, थोड़ी सी मेरी आवाज भारी है। तो अगर आप हिंदू हीरो हो। नहीं, मैं हीरो हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं समाज का हीरो बनूं हिंदी पिक्चर के हीरो से ज्यादा। कि समाज का हीरो बनने का जो मजा है ना, वो मुझे तब समझ में आया जब मैंने समाज की छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी। जेल जाना अच्छा लगता है उस टाइम पे मुझे। तुम देखो मेरे चेहरे पे तुम्हें दुख नहीं दिखाई देगा, है ना, मैं रो रहा हूँ, मैं जेल जा रहा हूँ, माँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि यार मैंने एक सच बोलने का वीडियो बनाया तो मेरे साथ ये हो रहा है। वाओ, दैट मीन्स मेरी आवाज से फर्क पड़ जाता है, लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कहीं तो कुछ बदलाव आ रहा है, इसलिए मुझे रोका जा रहा है। वरना क्यों लोग किसी को रोकेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन एजाज भाई, आप हीरो की बात कर रहे हैं कि आप हीरो बनना चाहते हैं सोसाइटी की। हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग, हम पढ़ते हैं आपके बारे में, खबरें अक्सर सुनते हैं, आपको तो विलेन की तरह पेश किया जाता है हमेशा। सर वो वही लोग है ना जो मैंने कहा, जिसमें आप दोनों शामिल नहीं होते। सर देखिए, पहले अखबार छप के बिकता था, अभी बिक के छपता है। बहुत बड़ी लाइन बोल रहे बड़ी हो। बात है, बहुत बड़ी लाइन है ये। क्योंकि अब जो है, जो जैसे शुभंकर मिश्रा, मेरे हिसाब से आप दोनों के सामने उसकी ना कोई बिसात है, ना कोई औकात है, और ना ही वो रिपोर्टर है। आप दोनों रिपोर्टर है, आपने समाज को दिया है, अभी वो अपनी दुकान चला रहा है, लोगों को लग रहा है वही सबसे बड़ा रिपोर्टर है। ऐसा नहीं है, वो सच नहीं बोलता है, उसके गूदे में ताकत ही नहीं है सच बोलने की। पर आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो मुद्दे है मेन, उसके अगेंस्ट जाके वो बोलता है, और जो मुद्दे होते हैं उसे छुपा देता है। मुद्दा है क्या? मुद्दा है एजुकेशन, मुद्दा है एआई, मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा, मुद्दा है जो हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है उसमें बोलना, मुद्दा है कि साहिल की जो आपने देखा जो एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, वो हिंदू लड़का है, कुछ लोग वहां खड़े थे उनको लगा मुसलमान है, उसको सही टाइम पे नहीं ले गए, उसकी डेथ हो गई। बाद में पता चला हिंदू है, तो अब हिंदूवादी कहाँ है, हिंदू संगठन कहाँ है? साहिल की माँ रोज रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, भीख मांग रही है, उसे जस्टिस नहीं मिल रहा है। एक पैसे वाले के लड़के ने उसे उड़ा दिया, उड़ाने के बाद उसको दूसरे दिन बेल भी मिल गई, तो जस्टिस कहाँ है सर? तो मैं ये संगठन से पूछना चाहता हूँ कि साहिल तो हिंदू है, उसकी माँ भी हिंदू है, उसकी मदद क्यों नहीं करते आप? कहाँ है सारे दल? आपको क्या लग रहा है कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान देश में कर कौन रहा है? देखिए, यही तो जानने की कोशिश मैं इतने सालों से कर रहा हूँ कि कौन कर रहा है। ये आईटी सेल्स वाले एक टीम लेके बैठे हैं, ये कौन लोग हैं ये सामने नहीं आ रहे। मैं इनसे लड़ाई लड़ रहा हूँ। कुछ बड़े नेता है, नाम लेता हूँ तो मेरे पे केस हो जाते हैं, आप पे भी हो जाएगा। तो कुछ नेता है जो बोलते हैं और उनको सपोर्ट किया जाता है, कुछ लोग हैं जो क्रिमिनल जो नेता बन के बैठे हैं, वो धर्म का धंधा कर रहे हैं और हर बंदा उसमें अंधा कर रहे हैं। आप देखिए आज छोटे छोटे बच्चे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। एजाज भाई, आरोप तो ये भी लगता है ना कि आपको, आप धर्म की बात कर रहे हैं तो ये भी आरोप लगता है कि आप भी वहां बोलते हैं जहां कोई मुसलमान होता है। अगर किसी मुसलमान वो, अगर वो कोई, अब देखिए साहिल देखिए, साहिल तो नहीं, एक केस हुआ, जैसे आप मध्य प्रदेश की बात करें, हाँ, सलमान का, हाँ, तो अपराधी था पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, हाँ,
तो उसमें आपने एलिगेशन लगाया कि वो उसको इसलिए मार दिया गया या उसका एनकाउंटर कर दिया गया क्योंकि वो मुसलमान था, हिंदू होता तो शायद नहीं करते। अच्छा। तो क्या अपराध में भी धर्म हो गया है आज की डेट में? हो गया है, अपराध में भी धर्म हो गया है। कैसे? जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे वो लड़का हमारे हिसाब से, हमें किसी ने बोला इन्फ्लुएंसर था, अब हम इंदौर रहते नहीं है तो हमें तो पता नहीं कि वो क्रिमिनल है। उसके घर वालों का हमें वीडियो आया, ये वीडियो आया कि देखिए हमारा बच्चा समंदर में तैरता है, पुलिस का ये कहना है कि तालाब में डूब के मर गया। अब आप बताइए जो समंदर में तैरता है वो तालाब में डूब के कैसे मर सकता है? हमें ठीक लगा तो हमने ये कहा कि भाई ये बच्चे के साथ ये हुआ है। बाद में इंदौर पुलिस के जो कमिश्नर साहब थे और ये थे, उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने बताया कि भाई ये बहुत बड़ा अपराधी था और ये डूब के वाकई में मर गया है। तो हमें ऐसा लगा कि ठीक है, हमसे गलती भी हो सकती है, हम भगवान तो है नहीं, खुदा तो है नहीं, हम भी इंसान ही है, चमड़े की जबान है, पेट के ऊपर कुछ आता है तो निकल जाता है। तो हमने सॉरी भी कहा कि भाई, लेकिन वो डूबने वाली बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। वो अपराधी था, वो समझ में आता है। अपराध का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी की कोई जात नहीं होती। लेकिन आज आप देखिए, कभी आपने ऐसा कोई वीडियो देखा है जिसमें कोई किसी को बचाने आ रहा है, उसको भी अब परेशान कर रहे? जो दीपक इतना अच्छा उसने इनिशिएटिव लिया, उत्तराखंड का मामला, उत्तराखंड का, उसके पीछे लोग पड़ गए कि उसने, देखो असली सनातनी मैं उसको मानता हूं कि एक बूढ़े बुजुर्ग चाचा पे जुल्म हो रहा था तो वो आया। मेरे हिसाब से सनातनी हिंदू असली वो है। मोहम्मद दीपक की बात कर रहे हैं आप। देखिए उसने कितना अच्छा, तो मजा भी आता है ऐसे बोलने को। अब मैं उसको क्या कहूं, जो एक बूढ़ू दाढ़ी टोपी वाले बुजुर्ग आदमी एक चाचा को मार के वीडियो बना रहा है और उनसे जय श्री राम बुला रहा है, मैं उसको सनातनी नहीं मानता। तो इंदौर पुलिस ने आपको सिर्फ बुला करके बताया कि अपराधी था या कुछ समझाया भी? नहीं, इंदौर पुलिस ने कुछ नहीं समझाया हमें। देखो कैसा है, समझाने का मतलब समझ रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, ऐसे तो प्रेशर और ये और बहुत सारी चीजें होती हैं कैमरे के ऊपर पीछे। वाले का मुझ पे एहसान है। देखिए पुलिस के साथ मेरा लेना देना बचपन से ही, ये समझ लीजिए हम पे 14 मुकदमे भी है और हमारे फादर जो थे वो भी क्रांतिकारी थे, हमारे दादा भी, हमारे खानदानी। देखो इंसान को ये चीज विरासत में मिलती है। हम लोगों से कहते भी कि 4 दिन एजाज खान के साथ घूमने से आप एजाज खान नहीं बन सकते हैं। ये हमें विरासत में मिला है, हमारे बाप दादा से मिला है कि जहाँ जुल्म होता है वहाँ आवाज़ हमारी उठती है। फिर हमको ये पता था कि जब आवाज़ उठाएंगे तो जेल भी जाना पड़ेगा, झूठे मुकदमे भी लगेंगे, हर तरफ से तुम्हें रोका जाएगा। ये हमें पता था क्योंकि हमने ये हमारे फादर के साथ देख चुके हैं, तो हमें ये पता था। तो पुलिस से हमें, देखो पुलिस का असली मतलब क्या होता है, पी का पहला वर्ड का मतलब आपको पता है? बताइए। आपको पता है? पी मतलब पोलाइट। ये हमारे सेवक है, हम जो टैक्स भरते हैं उनसे इनकी सैलरी जाती है। पुलिस का काम है हमारी सेवा करना, हमारी सुरक्षा करना और हमसे इज्जत और तमीज से बात करना। हम हमारे हक के लिए चाहे डीएसपी हो, डीसीपी हो, कमिश्नर हो, भाई हम बात करेंगे आपसे रिस्पेक्ट से, आप भी हमसे रिस्पेक्ट से बात करिए, क्योंकि पी मतलब पोलाइट। तो वो पोलाइट रहा नहीं, हम करवाते हैं सर, करवाते हैं। नहीं, आप करवा सकते होंगे, आपका कद है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि पुलिस आज भी उसी ढर्रे पे काम करती है जैसे अंग्रेजों के जमाने में करती थी सर। इसमें एक सामान्य एक शरीफ शहरी को थाने में जाने में डर लगता है। डर लगता है, क्यों लगता है? ये तो पुलिस का प्रॉब्लम है। हाँ। पुलिस को जिस दिन ये समझ आ गया कि ये जो नेता लोग हैं उनसे क्या करवा रहे हैं, उस दिन शायद उन्हें नींद भी नहीं आएगी। देखिए मैं इनको दोषी भी नहीं मानता हूं, कुछ ब्रेव 1-2 पुलिस वाले होंगे जो इनकी नहीं सुनते, वरना जी सर यस सर ही करना पड़ता है। हमने देखा बड़े बड़े केसों को ऐसे चेंज किया जाता है, ऊपर से फोन आया तो। आप लोग भी इस चीज से वाकिफ होंगे। हाँ। हमने ये देखा है मर्डर करने वाले व्यक्ति 2 दिन में छूट के आ जा रहे हैं, उनकी जगह कोई और चला जा रहा है। बड़े बड़े लोग क्राइम करते हैं। अभी जो वो बच्चा छूटी गया ना, इसमें भी कहीं ना कहीं आप देखिए कि अगर आयो जो होता, वो आयो साहिल की माँ को अगर देखता और वहां खड़े रह के बोलता सर इसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ये क्रिमिनल है, तो उसे जमानत नहीं मिलती। वो तो बिल्कुल। तो देखिए फिर मेरे पुलिस वाले बहुत दोस्त भी है और उनके बच्चे भी मेरे कई दोस्त हैं, मुझे मानते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके हाथ में कुछ होता ही नहीं है। अब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाएगा, पैसा देके जॉब लगा है, इतनी मेहनत करके जॉब मिला, वो बचाएगा, या ये नेता से, ये बड़े ऑफिसरों से दुश्मनी लेगा? क्योंकि इंस्पेक्टर के ऊपर
वन स्टार के ऊपर 2 स्टार, 2 स्टार के ऊपर 3 स्टार, 3 स्टार के ऊपर एसीपी, एसीपी के ऊपर कमिश्नर, कमिश्नर पे डीसीपी, डीसीपी पे आईजी, आईजी पे जी सर, यस सर, जी सर, यस सर। तो क्या सिस्टम बदलना चाहिए? कभी बदल सकता है? तुम्हारे मेरे इनके जैसे लाखों मर जाएंगे, ये सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। ये भ्रष्टाचार की दुनिया है, ये चलती रहेगी। कैसा है इंडिया आज का, कैसा लगता है आपको? आज का इंडिया तो बड़ा ही ओके ओके हो गया। बच्चे मोबाइल पे लगे हुए हैं, एआई आ चुका है, मेहनत लोगों से हो नहीं रही है, सच बोला नहीं जा रहा है, हैं? बड़े खड़े छोटे बैठे, आलिम के फैसले जालिम लोग कर रहे, सच्चे भूखे मर रहे, झूठे मजे ले रहे। ये हो रहा है आज के कौन है इंडिया में। जालिम जो फैसला ले रहा है? अब वो जालिम देखिए, बहुत सारे, एक नहीं है। कोई एक? अभी एक जालिम हम बताए कि जालिम, हमें तो आजकल लग रहा है कि क्या हो गया है कि जमाना ही पूरा जालिम हो गया है। एक दूसरे पे ना रहम कर रहे लोगों को। ये लग रहा है हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। हरियाणवी का दुश्मन हरियाणवी है, मुसलमान का दुश्मन मुसलमान है, क्षत्रिय का दुश्मन क्षत्रिय है, ब्राह्मण का दुश्मन ब्राह्मण है। सब में तो बटाई कर दी है इन लोगों ने। मुसलमान को ही लगता है, आपको क्या लगता है? बार बार जो इन लोगों बोल रहे हो, इन लोग कौन है? ये लोग, अब नाम हमसे बुलवाओगे, हमें फिर अंदर भेजोगे। इतना तो रहम करो हमारी बीवी बच्चों पे। आपको डर लगता है? डर हमें अल्लाह के अलावा किसी से नहीं लगता। फिर अभी क्या है, हमारे वकील ने बोला है नाम मत लिया करो, लोगों को सब पता है। अच्छा ठीक है, फिर अच्छे अच्छे नेता का तो नाम ले सकते हो ना? हाँ? अच्छे नेता का अच्छे नेता कोई है ही नहीं। कोई नहीं है हमारे हिसाब से कोई अच्छा नेता नहीं है। हाँ, नितिन गडकरी साहब ने एक अच्छा काम किया, वो हमें अच्छा लग रहा है। क्या? कि उन्होंने ये कहा कि अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, या आपके इसमें माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि भाइयों, कहीं एक्सीडेंट होता है तो आप भाग मत जाना। अब ये डर से कि पुलिस आपको उलझा देगी, फंसा देगी, आपको विटनेस बना देगी। आप उस लड़के की, उस इंसान की, उस शख्सियत की जान बचाना अपना वक्त देके, नितिन गडकरी साहब ने वादा किया है जो उनको हॉस्पिटल में ले जाएगा, उनकी एंट्री कराएगा, उसको 25,000 रुपए इनाम देंगे। वाह। लेकिन एजाज भाई, आप जमाने की बात कर रहे हैं कि जमाने में सब कुछ हो गया है। देश को जमाना नहीं, हुक्मरान चलाते हैं। अब क्या है, हुक्मरान ऐसे है कि हमें उनसे मोहब्बत हो गई है। सर, आई लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं। आप देश को जैसे भी चला रहे हैं, अब चलाइए, अब क्या कर सकते हैं। नहीं, जैसे भी कैसे चला? अरे तो अब सबके हिसाब से तो अच्छा ही चल रहा है देश, इनके हिसाब से, आपके उनके हिसाब हिसाब। मेरे हिसाब से मैं अभी खुश हूँ यार। अभी मैं मौसम में हूँ, अभी काम कर रहा हूँ अच्छा खासा, सब कुछ सही है। 2.5 साल जेल काट के आया हूँ, तो अभी आराम से चलने दो हमें थोड़ा सा। तो हाँ, थोड़ी खुली हवा में सांस वांस लेने दो। जेल जाना क्यों, आप ये तो बता दीजिए। सर देखिए, सरकार के खिलाफ बोलोगे तो जेल जाओगे आप। पहले हम नाम लेके बोलते थे ना हर चीज। फिर पता चलने लगा धीरे धीरे कि भाई नाम से ही तो केस होता है ना। तुम नाम नहीं लोगे, कोई शख्स, ये शख्स, वो शख्स, तो केस नहीं बनता है। अच्छा चलिए, आप नाम मत लीजिए, मैं नाम ले लेता हूँ। आप ले लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं देश में? यार अभी उनकी एक स्कीम हमें बड़ी अच्छी लगी। छोटी सी स्कीम है, लेकिन कुछ तो किया, जो हमने भी डाली थी कि प्रधानमंत्री साहब ने लड़कियों के लिए 2500, लड़कों के लिए 1500, जो 10वीं पास है और जिनके घर में से कोई भी एक शख्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, वो अगर जॉब पे नहीं है कहीं, तो उनको मंथली ये चालू हो जाएगा लाइफ टाइम तक। चलो भाई, सरकार के खजाने से ये आदमी 2500 और 1500 तो दे रहा है, 15 लाख नहीं दे रहा, छोड़ दो, 2500 1500 तो देने पे आ गए। ठीक है सर, चमकिए, चलिए। लेकिन ये तो आपने कही कि ये एक अच्छी बात है, कुछ बुरी भी। बुरी बात यह है कि सर, बस आप उनको रोकते नहीं जो देश में नफरत फैला रहे हैं। थोड़ा उनके बारे में भी कुछ बोलिए सर। वैसे सर ने एक वीडियो बनाया था अभी कि मैं पठान का बच्चा हूँ, तो सर मेरे भाई हो गए। अच्छा, नफरत एक तरफ से फैलाई जा रही है कि दोनों तरफ से? अभी देखो, यहाँ से भी तो लोग फैला ही रहे हैं, और वो भी तो मुझे वही पार्टी के लग रहे। ऐसा भी तो हो जाता है कि सब एक ही है। हमने एक शादी में गए, उस दिन हमें सब हमारा वहम चेंज हो गया। वहाँ पे अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस, यहाँ पे कांग्रेस के वो अमीन भाई, उधर वो टेबल पे राहुल गांधी साहब, प्रियंका गांधी, यहाँ पे ये अमित शाह सब बैठे हुए थे। तो हम बैठ के देखे, हमने वहां से एक वीडियो भी बनाया, उसको डिलीट करवाया गया हमसे बड़ा फोर्स करके कि तुरंत जेल चले जाओगे।
और मैं उसमें एक बात बोला था, हमने कहा यार हम जिन चीजों के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ये सब तो आपस में बैठ के खाना खा रहे हैं। अच्छा कि आपने असदुद्दीन ओवैसी का नाम ले लिया, मैं भी लेने वाला था नाम। जब वो यलगार करते हैं खड़े होकर के, या अकबरुद्दीन यलगार करते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि सामने से क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी ये हमें पर्सनली पसंद नहीं है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि हम इनको पसंद नहीं कर रहे, इनको कैसे करते हैं, हम इनको भी नहीं करते, लेकिन ये भी वक्त आने पे सबको पता चल जाएगा कि ये दोनों क्या है। मतलब टीम बी बता रहे हैं आप? देखो, जो कहा जाता है, बस हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आज तक कोई एजेंसी, भाई हमने साला छोटी सी आवाज उठाई, हम पे 15-14 मुकदमे हो गए यार। जो कोई बोलता उसके घर ईडी पहुंच जाती है, बुलडोजर चल जाता है, सीबीआई पहुंच जाती है, फिर नारकोटिक्स पहुंच जाती है। ये इनके घर कभी कोई नहीं गया। अब जहां तो ये टैक्स प्रॉपरली भरते होंगे, वो तो आप भी भरते हैं। नहीं, अब हमारा टैक्स उतना थोड़ी ना होता है, इनका बहुत ज्यादा होता प्रॉपरली है। भरते तो है। पहले ये छोटे, अभी तो इनके घर में हेलीपैड भी बन रहा है। असदुद्दीन अकबरुद्दीन के घर में हेलीपैड बन चुका है, और अभी तो इनके नेता भी बढ़ चुके हैं, अभी इनको चाहने वाले भी बढ़ चुके हैं। देखो क्या होगा कि भाई एक राजा था, तो राजा ने ये किया, अब इस बात को समझ जाना, फिर इनके बारे में मैं पूछना मत। एक राजा ने एक बार डिसाइड किया कि यार प्रजाशाली आपस में मिलजुल के बड़ी रह रही है, अब इनमें कोई फूट डाली जाए। फूट कैसे डाली जाए कि भाई ये प्रजा के लिए ये आदमी को डाला जाए, और ये प्रजा के लिए ये आदमी को डाला जाए, और ये भी हमारे ही आदमी होंगे, और ये दोनों आपस में लड़ेंगे। अब ये हो गए दो बंदर, ये दोनों आपस में लड़ रहे, और प्रजा परेशान हो रही है इनको फॉलो करके, और फायदा राजा का हो रहा है। अब आप समझ जाइए राजा कौन है, बंदर कौन है। ये सब खुल के हम नहीं बता सकते, फिर कहेंगे हम, तो फिर केस हो जाएगा। और आपकी पर्सनालिटी नहीं है एजाज भाई जैसा आज दिख रहा है मुझे। नहीं, आप समझे नहीं। अभी ये 15 मुकदमे तो खत्म करने दो यार। 14 है एजाज भाई, ये 15वां हो गया भाई, हो गया। दिल्ली में हर्ष बेनीवाल ने कर दिया है। कौन? हर्ष बेनीवाल कौन है? हाँ, हर्ष बेनीवाल कौन है? बस वही हम लोगों से पूछ रहे कि ये है कौन। इसने हम पे एक वीडियो बनाया, उसके बाद हम ही पे केस कर दिया। आप पे वीडियो बना के आप ही को केस? हाँ, अभी भी वीडियो है, डिलीट भी नहीं किया उसने। हमें नाजायज खान बुला रहा है, हमारी फैमिली को क्या क्या बुला रहा है। उस पे केस नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस ने उस पे केस नहीं लिया। तो आपने केस नहीं किया? आपको अगर नाजायज मैं यार ये सब कहाँ इसमें लगाऊंगे, केस करूँ, बोलने दो ना। नहीं, पर आप तो रोस्ट करने उसके वाले बोलने से देखो, वो जब हमें मिलेगा तो हम उसे उठ बैठ कराएंगे। कराओगे? हाँ, 100% उठ बैठ कराएंगे हम उसे। एक का मास्क हटा के आपने माफी मंगवाई थी। भाई आप बोले ना, आपने कमाया, देखो उसमें मिलियन कितने व्यू है उसका, आप जानते हैं, आप तो सब रेवेन्यू पता है हमारे नाम से। देखिए वीडियो इन लोग डालते हैं, इनको कितना पैसा आता है। पर आपसे नफरत क्यों है इन लोगों को? हर्ष क्या है ना, बेनीवाल, हम रणवीर कुछ करके नाम है, सिसोदिया। देखिए ये सब क्या है, इनको पता है हम इनसे सुपीरियर है। देखो, जिस पेड़ पे फल लगे हो उसी पे पत्थर मारोगे तो ही तो आएगा फल, और वो फल पैसा है। आज ये लोग अपने आप को जो भी महीने में 30 दिन बिजी रहते हैं, इवेंट्स, शूटिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बर्थडे से लेके पार्टी से लेके एजाज खान उनको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उतनी एनर्जी मेरे अंदर है, उतना मैं लोगों को वक्त और टाइम और मोहब्बत दे सकता हूँ। अभी आप देखिए, आप लोग हमें बुलाए थे, हम आए उसी एनर्जी से आपके सामने बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई चोचले हमारे अंदर है नहीं, क्योंकि हम खुद अंदर से मजबूत आदमी है। भले ही लोग बोले हम ड्रग्स करते हैं, ये करते हैं, हाँ हम सिगरेट पीते हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। शराब भी हम नहीं पीते, कभी हमने जिंदगी में बियर वाइन पी लिया करते थे, वो भी अब हम नहीं पीते। हमको हेल्थ का नशा है, हम खाना खाते हैं और खाने के बाद हमको सिगरेट लगती है, उसमें हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब स्मोकिंग भी बुरी चीज है, बच्चों को नहीं पीनी चाहिए, लेकिन ये सरकार सिगरेट वालों की फैक्ट्रियां बंदी नहीं करा रही। देखिए दूध उधार मिल रहा नहीं है, हैं? देखिए मतलब अब वो टाइम आ गया, दारू आपको कहीं भी मिल जाएगी नकद में, डबल पैसे में। किसी माँ को बच्चे के लिए दूध चाहिए तो वो बंद हो जाती एक समय के बाद। लेकिन एजाज भाई, आप जिस तरह की बात करें तो रामराज्य होता है ना, रामराज्य तो है नहीं।
अभी सर देखिए, राम भगवान के जो भक्त थे उनसे मैं ये भी तो कह दूं कि राम भगवान तो खुद सेक्रीफाइस करने वाले राजा थे। उन्होंने तो राजपाट भी भरत को दे दिया, लक्ष्मण से इतनी मोहब्बत की, उन्होंने अपनी प्रजा से इतनी मोहब्बत की। उनकी लड़ाई कोई धर्म की थोड़ी ना थी, उनकी लड़ाई तो सत्य की थी। वो तो सबरी के हाथ से बेर खाने वाले राजा थे। ये तो क्षत्रियों को ब्राह्मणों को नीचा दिखाते हैं, ये छोटे वो बड़े, वो ब्राह्मण बड़ा वो क्षत्रिय बड़ा। ये आप हरियाणा में देख लो, 36 बिरादरी, मैं बड़ा, तो सभी तो बटे हुए हैं। पर ये बंटवारा जो आप बता रहे हैं, ये बंटवारा तो वेदों से है, पुराणों तो से फिर मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत फिर ये पुराने क्यों जमाने- आपस में करके देश की वाट लगा रहे हैं? पर देश तो आगे बढ़ रहा है। देश बढ़ रहा है आगे, जोमेटोज में बच्चे काम कर रहे हैं पढ़ लिख के MBA करके, देश आगे बढ़ रहा है। लड़कियों का रेप हो रहा है चौड़े में, उसके बाद लोग छूट जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। फ्लाइटें क्रैश हो जा रही है, पायलट का हिसाब नहीं हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। आपका कुछ भी हो जाए, आप मर जाए रास्ते पे, आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, देश आगे बढ़ रहा है। देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, जहाँ पे तुम आधी रात को अपनी लड़की को भेज नहीं सकते हो, दिल्ली जैसे शहर में आपका कलेजा कांप जाएगा कि वो घर वापस आएगी कि नहीं आएगी। महाराष्ट्र जैसे शहर में अब खुलेआम रेप होने लगे, हर जगह तो हो रहा है सर। रेपिस्टों को सजा मिल रही है, लेकिन इनको ऑन द स्पॉट सजा क्यों नहीं मिल रही है? तालिबान कानून नहीं है ना एजाज भाई, क्या ऑन द स्पॉट एक अदालत है, एक सिस्टम है इस देश में, सर उसके तो मुताबिक इस चलेगा। तरह तो सिस्टम में आप बैठिए, मैं अभी अदालत को समझ गया कि मुकदमे इतने सारे, तो जज भी उतने बनाओ ना यार। भाई जिस चीज को, भाई संविधान में हमें बेल हमारा हक दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, और तब तक आदमी गिल्टी भी नहीं है जब तक वो केस चल तो रहा है। आप बेल भी नहीं दे रहे हो और आपके पास वक्त भी नहीं है, तो इसमें लॉस किसका हो रहा है? वो तो ऑब्वियसली जनता का होगा, जो जनता का लॉस सर। आप खुदा ना खास्ता किसी मुकदमे में फंस गए तो आप बोलेंगे कि ये सिस्टम इतना स्लो है, तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मगर इंसाफ नहीं मिलता। योर ऑनर, मिलती है तो बस तारीख। मैं जानता हूँ 2.5 साल बिना किसी रिकवरी के। एक होता है ना आदमी के पास ड्रग्स मिल गया, कहा तो यही गया कि मिला आपके पास, तो कहाँ है दिखाओ ना भाई, मिला है तो दिखाओ ना। तो पुलिस ने चार्जशीट में यही लिखा तो है। फोटो में क्यों नहीं डाला? जज ने बेल क्यों दी? क्योंकि आपने मेरे घर के CCTV कैमरे बंद कर दिए। क्यों बंद किए? मोबाइल क्यों बंद किए आपने? लड़ाई जारी है। लड़ाई जारी है, सबकी वाट लगने वाली है। आप बात सुनिए सर, देखो रेड मारने के 3 रूल होते हैं, बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल। आप लोगों को भी नॉलेज दे देता हूं, अगर आपके घर में कभी पुलिस आती है आधी रात को, पहले तो वो आपके CCTV बंद नहीं कर सकती। दूसरा, उनके मोबाइल आप चालू रखिए और आपके भी मोबाइल चालू रखिए। तीसरा, जो लोग रेड मारने के लिए एक बार घर के अंदर आ गए वो वापस बाहर नहीं जा सकते, और दूसरा कोई अंदर नहीं आ सकता। ये होता है रेड का एक्चुअल मीनिंग। अब हमारा वकील भी सॉलिड है और हम खुद भी अब तो लॉयर बन चुके हैं यार। 14 मुकदमे खाने के बाद तीनों तो आपके साथ नहीं हुए सर, बेल ही तो उस पे हुई ना। लेकिन देखो सर, टाइम कितना लग रहा है। 2.5 साल। अगर आपको फंसा दिया गया ऐसे, तो ये अदालत को ये पता चलने में कई लोगों को 5-5, 7-7, 10-10 साल लगे सर। इसीलिए तो यहाँ मर जाते हैं लोग, केस चलता रहता है। लेकिन पुलिस तो तो ये तो मैं था हाँ। कि भाई मेरे घर वालों ने पैसा खर्च किया, लोग लगाए, ये लगाए, तो मैं 2.5 साल में आ भी गया सर। अब कोर्ट क्या कहती है कि CCTV आपने क्यों बंद किए, मोबाइल आपका क्यों नहीं था? सर ये पहले कह देते तो एक आदमी का 2.5 साल, उसके बच्चों की जो एंजाइटी है, उसकी बीवी की जो OCD है, उसकी माँ जो हार्ट अटैक से मर गई, उसके बाप को जो प्रॉब्लम हो गई, वो सब बच सकता था सर। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप, क्योंकि किसी का लाइफ खत्म होता है यार। 2.5 बिल्कुल साल खत्म अगर होता बिना है। और वजह, अभी तक मैं क्वेश्चन मार्क में लोगों को प्रूव कर रहा हूं कि भाई मैं ड्रगी नहीं हूं। सबसे बड़ी बात है एजाज भाई कि आप अगर अभी तो कोर्ट में केस है, कल को आप जब इसमें और अभी भी केस चल रहा है। चल रहा है, नहीं इसमें ये भी चीज है ना जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जज लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते सर। अरे आप जज है, आपको जज इसलिए बनाया गया है कि हमें इंसाफ मिले। आप तो खुद ही श्योर नहीं है कि पुलिस सही बोल रही है या हम सही बोल रहे हैं या विटनेस सही बोल रहा है या सबूत। आप सिर्फ टाइम ले रहे सर, आज नहीं पता चलेगा, अगली बार देखता हूं। अगली बार में 4 तो जज चेंज हो गए मेरे। अब नया जज आएगा, अब वो जज केस को समझेगा, शुरू से समझेगा। बिल्कुल। अरे मेरे भाई, मेरी जिंदगी है, तेरे घर का अचार थोड़ी है जो डालेगा खाएगा, डालेगा खाएगा। मेरे बच्चों को OCD हो गया, मेरी बीवी बीमार है, मेरी माँ मर गई, मेरा बाप रो रहा है, मेरा घर बर्बाद हो रहा है। तुम सिस्टम खेल रहे हो।
सबसे बड़ी बात मैं अभिषेक यही बोल रहा हूँ कि जब कल इंसान इनोसेंट फाउंड होता है तो जो 2.5 साल जेल में काटे हो तो बेकार के गए ना। कायदे से तो जमानत होनी चाहिए सोचो उसमें। दुख कितना बड़ा है कि इसके अलावा इनकी पत्नी को भी उठा लिया गया। हाँ, पत्नी को बिठाया हुआ, आपको खबर पड़ी है, हमने सबने, पता है हमको। सोचो, अरे क्यों भाई, पुलिस हो, अपना काम ठीक से करो। ये क्यों का क्या जवाब है ज्यादा, क्यों किया आपके साथ? सर वो जो नाम ले लेके बोल रहा था उसलिए किया, आप खामोश- समझे? आप खामोश रहो। हमें सीधा बोला गया कि चुप रहो, हमसे चुप रहा नहीं जाएगा, हम इनके नाम नहीं लेंगे, बोलेंगे लेकिन नाम नहीं। नाम नहीं लेंगे। एक नाम मैं लूं, ले लीजिए राहुल गांधी, क्या डेस्टिनी दिखती है आपको? राहुल गांधी साहब को हमें उनका प्रचारक रखना चाहिए, हमको साथ में रखना चाहिए, उनको घोड़े लेने चाहिए। उनकी पूरी पार्टी में खच्चर घूम रहे, उनको पता भी नहीं है खच्चरों के साथ रेस नहीं जीती जा सकती। घोड़े लगेंगे घोड़े, राहुल जी, हम अकेले चले आ रहे हैं, साला आपको दिखाई नहीं दे रहे? आपको दीपक मोहम्मद दिख गया क्योंकि वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैं रोज ट्रेंडिंग में चलता हूं राहुल जी। और इमरान प्रतापगढ़ी आपके जो शायरी बोल बोल के आपने उनको विधायक बना दिए, ऐसी शायरियां तो मैं नींद में लिख देता हूं सर, और सुबह उठ के भूल भी जाता हूं। राहुल जी, हम जैसे नौजवानों को आपकी जरूरत है। दीपक मोहम्मद की जिम में एडमिशन लेके कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा सा वायरल होंगे सर। होगा तब जब आप दीपक मोहम्मद, एजाज खान ऐसे लड़कों को एक संगठन में साथ में रखेंगे, इन्हें पावर देंगे और इन्हें पुलिस और प्रशासन से प्रोटेक्ट करेंगे। तब मिलेंगे आपको भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, वरना नहीं मिलेंगे सर। आप इस तरह से व्हाइट दाढ़ी करके टी शर्ट पहन के कितना भी घूमोगे, इनसे नहीं लड़ पाओगे। एजाज भाई, राहुल गांधी तो हैं, मोदी हैं, सभी हैं, नेता हैं, आप भी तो नेता हैं, आपने भी चुनाव लड़ा और वोट आपको क्या मिले सब जानते हैं, मैं उसका क्या जिक्र करूं? नहीं तो आप करिए ना सर, 145 वोट 145, मिले। 145 अब आप वोट मिले। अपने इलेक्शन नहीं, में 10 बढ़ाइए, 155। 155, ठीक है है ना, लेकिन वो कैसे? क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ाई नहीं, हमने सिर्फ फॉर्म भरा था। अच्छा, तो 155 वोट कैसे मिले? ये देखिए, बिना फॉर्म, खाली पता चला के फॉर्म भरा हुआ है, वहां पे टिकट हमारी तो आ जाएगी। अब हम बैठ तो सकते नहीं है, एक बार फॉर्म भर दिया तो तुम्हारा नाम वहां पे आएगा। 155 लोग हमें पहली बार वोट नहीं दे रहे, इसके पहले 3500, उसके पहले 2700 वोट हमें मिल चुके हैं। आपने वो रिसर्च नहीं किया? नहीं, लेकिन मिल चुके, मैं 3000 मान लेता हूं, लेकिन जब आप सुधार की बात करते हैं, आप इतनी बड़ी चीजों की बात करते हैं, लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे इस चीज को? आप सर क्योंकि मान लीजिए सिस्टम खराब हो सकता है, लेकिन पब्लिक को अगर आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है सर। आधी रात को वोट बिक जाते हैं, उनके एजेंट होते हैं, लोग होते हैं यार। वहां पे पहले ही मोहल्ले में डिसाइड हो जाता है कि 5 लाख रुपए के हमारे इतने वोट है, 50 लाख के इतने वोट है, यहाँ से इतने वोट है। लास्ट में मौलाना उन्हें समझा देते हैं, मौलाना लोग को पैसा आ जाता है, फिर पंडितों को पैसा आ जाता है, मस्जिदों में ऐलान हो जाता है इनको जिता दीजिए, वहां मंदिरों में ऐलान हो जाता है इनको जिता दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पैसा जाता है। तो इस तरह तो फिर और एजाज भाई, आपकी एक आवाज पे तो 200 गाड़ियां आ जाती हैं, हाँ, और वोट मिल रहे 155। नहीं सर, आपको कैसे मालूम मुझे इतने मिले? जब तो मैं 3000 मान लेता हूं। मशीन ऐसे घूम रहा है तो हम तो वहां है नहीं। तो अगर मेरी फैमिली में 250 लोग हैं, मेरे साथ काम करने वाले 20 से 25 लोग हैं, ये सबने भी तो वोट किए। मेरी बहुत सारी दोस्त है, वो भी वोट करके फोटो हमें भेजी। तो भाई वोट तो हमारे को मिले ही है, लेकिन गई और है, भले ही 2000 मिले हो। और जो विधायक आ रहा है वो 1500 वोट से आ रहा है। तो ये भी आप सोचिएगा, शिवसेना का विधायक जो जीता है वो 1600 वोट से जीता है, और वो 1600 वोट हमारे तो नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि ईवीएम वोट ट्रांसफर कर रही है। 100% ईवीएम का खेल है, और होता है और होना भी चाहिए। इन लोग के पास पावर है, इस्तेमाल करने दो। हमने तो सीधा बोला, देखो जो दूसरा पावरफुल आदमी है उसको हमने सीधी ऑफर दिया है कि भाई मिल जाएंगे आपको भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान। हम तो देश के लिए मर भी सकते हैं, अल्लाह की कसम। रमजान का महीना है, रोजा मैं अभी खोला हूं। मैं देश के लिए, अगर देश का सुधार होता है, मैं फांसी पे लटकने को तैयार हूं। किताबें तो लिखी जाएगी मेरे नाम पे, मेरा खानदान क्रांतिकारी में तो जाना जाएगा। वैसे भी सड़ेली जिंदगी जी के कर क्या रहा हूं। मैंने पहन लिया अरमानी के जैकेट, जूते, घूम लिया मैंने सारी 32 कंट्री घुमा लिया, सारी रशियन, काली, पीली, शादी कर ली, एक अच्छी बीवी है, 2 बेटे हैं। मर जाएंगे तो दोनों वारसा भी चला लेंगे। पैसा इतना है कि कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सुकून नहीं है यार। मेरा दिमाग पैसा मांगते रहता है, मेरा दिल प्यार मांगता रहता है, मेरी बॉडी नींद मांगती रहती है, और मेरी रूह सुकून मांगती रहती है सर। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे सुकून चाहिए। सुकून कैसे मिलेगा आपको? सर सुकून ऐसे मिलेगा कि कुछ कर दो यार किसी के लिए। हम दिन में 10-12 लोगों की मदद कर देते हैं सर।
किसको कोई प्रॉब्लम है तो कर देते हैं। मैंने कई बच्चों के ऑपरेशन करा दिए, कई लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ दी, कई लोगों को जेल से छुड़ा दिया। उसमें से जेल से छुड़ा के 2 लोगों को साथ में काम पे भी रखा हूँ सूट पहना के, क्योंकि बेगुनाह थे। एक तो एक्स कमांडो है, अभी जाने दो, क्या कहानी सुनाओ तुमको। नरेंद्र नायडू, देश की सेवा करने वाला आदमी जेल में था फालतू के केस में, और कोई हेल्प नहीं करता सर, सिर्फ हाथ उठा लेते। हमें अंदर मिला, अच्छा लगा कि यार ये पूजा पाठ करने वाला आदमी है, ये तो जिम विम करने वाला आदमी है, और उसको नॉलेज भी बहुत है, किसी को कैसे बचाते हैं, तो हमारे काम की चीज़ है यार, और अच्छा इंसान भी है। हम उसे जेल से छुड़ा के साथ में रख लिए, और थोड़ा जेल में मिला। हाँ, 2 लोग हैं हमारे साथ, अभी आएंगे, पूछ लो उनसे, सूरज और नरेंद्र नायडू। अब ये हिंदूवादियों से हम के, ये तो दोनों हिंदू है, हम इनसे जेल से छुड़ा के हम सोते और ये जागते क्यों है साले, मार नहीं देंगे हमें भरोसा है उन पे, वो असली सनातनी है, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। जेल का कैसा अनुभव रहा आपका सर? जेल बड़ी खतरनाक जेल है, वो सुना है, वो करप्ट जेल है। फिल्मों में भी आपने ऐसी जेल नहीं देखी होगी, हमने सुना है बस। 15 लाख रुपए का बिस्तर बिकता है अंदर, 10 लाख रुपए का। अच्छा, बम्बई में इतने सारे फ्रॉड होते क्यों है? जितने 420 है वो जाते हैं अंदर, उनको अंदर 10 लाख 15 लाख में बिस्तर मिल जाता है, वो बिस्तर पे सो जाते हैं। गरीब आदमी एक के ऊपर एक सोता है। बेगुनाह लोग ऐसे बंदे हैं जो क्राइम करने वाले, उनको मालूम है जेल को मैनेज कैसे करना है। भाई इतना बड़ा बिल्डर है, 500 1000 करोड़ का करके आया, सुप्रीटेंडेंट को 2 करोड़ देगा, जेल फ्री। आप कैसे रहते थे? सर मैं तो नॉर्मल रहता था ना, क्योंकि मेरे पास तो 2 करोड़ हराम के है नहीं इसको देने के लिए, तो मैं इस पर डरा के काम कर लेता था कि मुझे पता है तुमने किससे 2 करोड़ लिए, मैं बता दूंगा। तो मुझे बोलता था तुझे सारी फैसिलिटी ऐसे ही देता हूँ, फ्री में, यू आर माई हीरो। आई एम एक्चुअली ए हीरो यार। ये अगर ऐसे नहीं निकलता तो मैं ऐसे निकाल लेता हूँ। हमें पता था किसको कहाँ पैसा दिया जा रहा है, क्या हो रहा है, सब पता था हमें। हम हीरो भी थे। आपको वो भी पता था कि आर्यन खान ने भी पैसे दिए और उसको सुविधाएं मिल रही है? शायद उसी आर्यन को पहले दिन सुविधा नहीं मिली, उसके बाद उसे सुविधा मिली, सबको मिल रही है। जब अनिल देशमुख को मिल रही है, अनिल देशमुख तो गृह मंत्री रहे वहाँ के, तो भाई क्यों, कैदी तो वो भी थे, गृह मंत्री है, तो इसका मतलब उनको प्राइवेट सिस्टम में रहे ना, इसलिए। अरे तो यार भाई कैदी तो कैदी हुआ ना, कैदी तो कैदी हुआ। कैसा सिस्टम कैसा था? सिस्टम कैसा, वो तो सब अपना अलग से रह रहे थे। उनका एक रहता है ना 12 नंबर एक बराक रहता है, जिसमें बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े जो जेल में आते हैं, होम मिनिस्टर खुद अपनी जेल में आ गया, सोचो ना। तो हम उनसे पूछे, वॉक कर रहे थे, अनिल जी आप ही की बनाई हुई जेल में आप आ गए सर। अरे बोले तुम यार बड़ी मजाक करते हो। और संजय राउत जी तो हमें देख के बाहर वॉक ही करने नहीं आते थे, बोले वो बैठा हुआ है उधर 4 लोगों को लेके, अभी सवाल करेगा। सुप्रीटेंडेंट दूर से हमें देखे, यू टर्न, बोले अभी 4 सवाल और 4 पंखे लगवाएगा ये। हमको सुप्रीटेंडेंट खुद आके बोल, तुम छूट जाओ यार, तुम छूट जाओ यार, निकलो यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से यार। आर्यन की लाइफ कैसी थी? वो तो पहली बार गया था, बेचारा बच्चा था। तो गलत किया उसके साथ, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ये गलत चीज है यार सर। मतलब इसमें आप सोचिए, अब उस पुलिस वाले का हम नाम नहीं लेंगे, उस पुलिस वाले को जिसने मुझ पे भी केस बनाया, आर्यन पे भी बनाया, और कई लोगों पे केस बनाया उसने, तो जब आर्यन पे उसने झूठा केस बनाया तो मेरे पे सच्चा कैसे हुआ? मैं जनता से ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है तो आपने मान लिया कि उस पर झूठा केस 169, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया इत्तीफास, और हम कौन है यार? मतलब आप ये कह रहे हो कि देश की न्यायपालिका में भी अमीर गरीब ये सब 100%। आप 100 करोड़ अकाउंट में रखिए, उसके बाद देखिए आपको कौन अरेस्ट करता है, जब तक सरकार ना चाहे। तो आप कह रहे हैं कि आर्यन के खिलाफ केस जो बनाया गया, जो फैसला आया, वो झूठा ही था। झूठा था। तो क्या शाहरुख खान की वजह से किया गया? क्यों किया गया? नहीं, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं वो केस तो झूठा ही था, मेरे पे भी झूठा ही केस है, लेकिन मुझे प्रूव करने में 2.5 साल लगे, उसको लगे 3 महीने। नहीं, मैं आपको तो, और उसके बाद उसको 169 भी मिल गया। आपको तो समझ में तो आता है। इसका मतलब किस लेवल पे पैसा खर्च हुआ होगा सर, किस लेवल पे फोन घूमे होंगे, किस लेवल पे फेवर किया गया होगा शाहरुख खान के जरिए। लेकिन मेरा सवाल एजाज भाई ये है कि आप उस वक्त तो उसने यही कहा होगा ना, मैं अगर शाहरुख खान की जगह पे हूं तो आप नरेंद्र मोदी जी है या आप अमित शाह है, आप दोनों को है, तो मैं आपसे कहूंगा सर मेरे बेटे पे झूठा केस हुआ है सर। कुछ चैट डिलीट हुए थे, आपको भी पता होगा एजाज भाई, कुछ उनके चैट डिलीट हो गए थे शाहरुख खान के मार्केट में। सर कैसा है, वो केस झूठा है क्योंकि हम पे है इसलिए हम बता सकते हैं, और हमारे साथ साथ बहुत लोगों पे पर आपसे क्या दुश्मनी उस ऑफिसर को
मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई, हमने कई बीजेपी के नेताओं को भी पहले नाम लेके बोला, हमने कई लोगों को एक्सपोज किया। तो कई लोग बोलते हैं, आपसे क्या है, कई लोग बोलते हैं। सर, कोई हैंडसम आदमी ऐसा दिखा आपको बोलते हुए? सच बताइए, मुझसे हैंडसम सेक्सी आदमी दिखा है? नहीं मानता है। जिसका नाम इतना हो उसके बाद वो काम में आए। मुझे जरूरत नहीं है सब बोलने की सर, पता नहीं कौन बुलवा देता है। एजाज भाई, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था। कहा जाता है कि भारत में जो मुसलमान है वो पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित है। कोई शक है आपको इस बात? भारत का मुसलमान अपनी सरकार खुद चुनता है, अपने मजहब को मानने की पूरी आजादी है भारत के मुसलमान को, सिवाय कुछ लोग जो नफरत फैला रहे हैं और इस तरह से एक गरीब शख्स को मार के। कभी आपने देखा किसी हट्टे कट्टे को मारते हुए? नहीं। कि कोई 6 फुट का चौड़ा आदमी को लोग मार रहे हो, किसी बॉडी बिल्डर को मार रहे हो, कोई स्ट्रांग को मार रहे हो, कोई गरीब बेचारा ठेले वाला, लारी वाला, बेचारा ठेके वाला, प्लम्बर, कोई काम करने गरीब सा चाचा टोपी पहन के जा रहा उसको मारते हैं और वीडियो बनाते हैं। ये बेकार के लोग हैं। मुसलमान हिंदुस्तान में अपनी सरकार खुद चुन रहा है, तो ये इनकी प्रॉब्लम है। मतलब सुरक्षित है ना? सुरक्षित है भाई। बाकी कंट्रियों से, बाकी मुल्कों से तो हिंदुस्तान में सुरक्षित है मुसलमान है। अभी कुछ ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है, ये अभी सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि पहले ये था नहीं। अब इसके जरिए जिसको जो बोलना है वो बोल देता है और वो फैल जाता है। लोग फैक्ट भी चेक नहीं करते हैं कि फैक्ट क्या है, सिर्फ नाम पे पूरी राजनीति हो जा रही है। एक्चुअली ये क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, अब बोला हूँ तो बोल ही देता हूँ। ये मेन मुद्दों से भड़काने वाली बात है। आदमी मेन मुद्दे पे आ ही नहीं। अगर हिंदू मुसलमान नहीं करेगा इंसान तो एजुकेशन पे बात करेगा, नहीं करेगा, नौकरी पे बात करेगा, महिला की सुरक्षा पे बात करेगा, अपने अपने जो हक है उस पे बात करेगा, तो सीधा हिंदू मुसलमान। इसका तरीका क्या है सुधारने का? सर, ये अंग्रेज दे के गए और ये लोग फॉलो कर रहे हैं सर। और पढ़े लिखे लोगों को ये पता है, अनपढ़ होगा क्या कर लोगे। और हमारे देश में आज भी अनपढ़ गवार बहुत है, मुसलमानों में भी जो इकरा वर्ड है, जो हमारे यहाँ पढ़ाई सबसे मायने रखती है, वहां पे भी ज्यादा अनपढ़ गवार लोग हैं। आधार कार्ड नहीं बनाते, पासपोर्ट नहीं बनाते, अपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाते। हिंदुओं में भी है। आपको लगता है कि जो मुसलमान है, जो गरीब तबका है, उसको आपकी कौम के लोग ही पढ़ने नहीं देते? नहीं पढ़ने देते, खुद भी अपनी बेटियों को, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे वो लोग। देखिए, पढ़ाई, इकरा वर्ड होता है इस्लाम में सबसे पहला। इकरा मतलब पढ़ना, और उसी मजहब में बहुत सारे जाहिल भरे हुए जो अगर पढ़ के सिस्टम में बैठे तो एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। आज मुसलमान इतना डरा हुआ है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद नहीं करना चाह रहा, ना बोलना चाह रहा है। हम पे इतने जुल्म हुए, कभी कोई मुसलमान लीडर या मौलाना या नेता आके हमें नहीं बचाया। अच्छा, कभी कोई सामने नहीं आया? कोई नहीं आया ना इनके लिए। जब हमारे लिए नहीं आ रहे, इनके लिए क्या आएंगे। लेकिन मेरा अल्लाह हमेशा आता है मुझे बचाने के लिए, और मैं बच के भी आता हूँ। इनसे कोई उम्मीद नहीं है। देखिए सर, मुसलमान खराब हो सकता है, हिंदू खराब हो सकता है, हिंदुइज्म खराब नहीं है, इस्लाम खराब नहीं है, बस इतना फर्क है। इस्लाम तो बहुत अच्छी मतलब क्या बताएं, वो हमेशा शांति सिखाता है। कहा जाता है कि एक बार पैगंबर साहब वो नहीं नमाज से पहले हाथ धोए जाते हैं या पैर धोए वुजू करते, वहाँ चींटियाँ चल रही थी, तो उन्होंने अपनी जगह बदल दी, क्योंकि बोले कि चींटियों के लिए सबसे पहले जगह होनी चाहिए, जो इंसान चींटियों के बारे में सोचता हो। उन्होंने खुदकुशी को भी, मैं आपको आज बताता हूँ, खुदकुशी को उन्होंने हराम बताया है। अब ये जो लोग अपने शरीर पे बॉम्ब लगा के प्लेन लेके वहां घुस रहे, क्या ये जन्नत में जाएंगे? मेरे नबी ने कहा है खुदकुशी हराम है। जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो वो और कोई हो सकती है, अल्लाह की ना रही हो सकती, वो अल्लाह की राह हो ही नहीं सकती, ये मेरे नबी ने कहा है। तो आप बताइए। और आपके नबी ने कहा है, आप ही के नबी को फिर उनको क्या पढ़ाया जा रहा है? वो जन्नत कहाँ से दिखाई जा रही है? वो बेगुरू वो बेचारे जाहिल लोग हैं, वो उन्हें पता ही नहीं है इस्लाम क्या, क्योंकि कुरान को तर्जुमे से पढ़ेगा आदमी तो टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा ही नहीं। गीता को अगर प्रॉपरली आदमी पढ़ ले तो क्या किसी मुसलमान को मारेगा, वीडियो बनाएगा? कभी नहीं मारेगा, कभी नहीं मारेगा। लेकिन एजाज भाई, मेरा कुरान और गीता ये लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे तर्जुमे के साथ। लेकिन मेरा एक दिमाग में सवाल आ रहा है। आपने कहा कि वो जाहिल लोग, उनको बता दिया गया, इंटरप्रेट कर दिया गया, पढ़ लिया। 9/11 में जो पायलट था वो तो एरोनॉटिक्स इंजीनियर था, पायलट था, उसने पढ़ाई लिखाई की थी। सर, ये किताबें पढ़ना और वो किताब पढ़ना बहुत अलग है, याद रखिए।
आपको एमबीए किया हुआ डॉक्टर मिल जाएगा लेकिन उसने गीता नहीं पढ़ी होगी। आपको मुसलमान पायलट मिल जाएगा, कुरान की पहली आयत उसको नहीं पता होगी तर्जुमे के साथ साथ। अभी जो डॉक्टर्स गैंग यहाँ पर एक्सपोज हुआ, जो जामा मस्जिद के पास ब्लास्ट हुआ सोचिए। था, उसमें वो लोग तो डॉक्टर्स से सारे पढ़ संसद पे जिसने हमला कराया था हाँ। वो तो प्रोफेसर था। सर तो वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दुनियाई किताब और दीन की किताब, ये दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन वो लोग तो नाम तो दीन का लेके ही करते हैं ना, कि हम दीन सर के तो लिए कर रहे देखिए हैं। क्या होता है, देखिए दीन का नाम लेके करेंगे तभी तो लोग भड़केंगे कैसे, लोग बहकेंगे कैसे, इसी नाम से भड़केंगे ना। पर जो आदमी कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ लेगा उसे समझ में आ जाएगा कि भाई ये राह अल्लाह की नहीं है, ये नबी की राह नहीं है। पर कुरान तो पढ़ाई जाती होगी उनको भी, नहीं पढ़ाई सर कुरान पढ़ने के 3 तरीके हैं। अच्छा, ये आप बताओ। एक हाँ, ये मैं आदमी पहली खाली सुन सुन के पढ़ रहा है, एक खाली खोल रहा है और देख रहा है, और तीसरा जो हमारे नबी ने बताया, एक एक सूरत का एक एक आयत का मीनिंग समझ के उसके बाद उसको पढ़ना। उसमें सर कई सालों लग जाते हैं, कौन पढ़ेगा, ये लोग कहाँ पढ़ेंगे। हमने खुद जेल में जाके ये 2.5 साल में पढ़ा। कुरान पढ़ी आपने वहाँ? हाँ, क्योंकि हमारे पास बहुत वक्त था तो हमने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा। अच्छा। नॉलेज हमें था, लेकिन हम खुद जब इतने पढ़े लिखे हो गए, कुरान नहीं पढ़े थे भूल गए थे। बचपन में पढ़ा हुआ आदमी तर्जुमे के साथ, बचपन में अगर आपने कुरान पढ़ दिया वो कुरान हो गया, लेकिन उसको बाद में आप बड़े होके उसको तर्जुमे के साथ समझेंगे नहीं तो आपको कुरान समझ में नहीं आएगा। फिर वही समझ में आएगा जो बचपन में समझ आएगा। बचपन में समझाया गया है। अच्छा, आपने सलीम खान से मुलाकात की? नहीं, वो आईसीयू में है। मुलाकात की? हॉस्पिटल तो गए थे आप? नहीं, अंदर अलाउड नहीं है हॉस्पिटल ना। गए थे आप? हाँ, हॉस्पिटल गया था। देखो मेरा फर्ज है, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वहाँ बहुत प्यार सलमान भाई करता हूँ। मिले? नहीं, भाई नहीं थे। देखो भाई के सामने जाके ये दिखावा करके मतलब नहीं है कि मैं आया हूँ। नहीं दिखावे की बात नहीं है। अमूमन आदमी हॉस्पिटल भाई के जाता साथ है। अभी संबंध कैसा? बहुत अच्छा संबंध है, मेरी जान है, वो मेरा भाई है बड़ा। पर बिग बॉस में क्या हुआ था, कुछ बायस्ड हुए थे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं? कभी बायस नहीं होता वो आदमी, कभी हुआ ही नहीं वो आदमी। वो एक बार उन्होंने वो फवाद खान को सपोर्ट किया था तो वो हमें बुरा लगा था, बस। उसके अलावा हमें उनकी कोई बात बुरी नहीं लगी। वो कभी कोई ऐसा काम करते ही नहीं जो किसी को बुरा लगे। वो हमारा पर्सनल था कि मेरे को सपोर्ट करो। हम थोड़े ग्रीडी हो गए थे यार, हमें कर दो सपोर्ट, उसको मत अच्छा, करो। मतलब आपको ये लगा कि आप थोड़े उस समय लालची हो गए? हम लालची हो गए थे थोड़ा, और थोड़ा इंडियन भी हो गए थे। अभी सलमान भाई से जेल से बाहर आने के बाद कभी मुलाकात या बात? भाई हम बाहर बैठे हैं, हमारी बीवी बाहर बैठी है, उसमें सलमान खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, हमें नहीं पता। भाई उस आदमी ने मेरे घर पे मैं जब नहीं था पूछना, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यार देखो एजाज बोल देता उसकी ठीक बात है, लेकिन उसकी बीवी तो इनोसेंट है। वो उन्हें पता था, और वो तुम्हें बुरे वक्त में तुम्हारे पास आएंगे, अच्छे वक्त में तुम्हें फोन नहीं करेंगे। वो कभी किसी को बर्थडे के लिए भी नहीं बुलाते। अगर आपको ऐसा लगता हो कि सलमान भाई के बर्थडे के लिस्ट में सब जो आ रहे हैं वो बुलाए हुए हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है सर। वहाँ पे दावत है आम है, जो जाएगा वो जा सकता है। आपके बुरे वक्त में क्या साथ दिया उन्होंने, कैसे दिया? भाई बुरे वक्त में अगर तुम्हें कोई एक फोन कर देना, इतना बड़ा आदमी, कि मैं तेरे साथ हूँ, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं हो सकती आपके लिए। और वो आदमी बोलता नहीं है, करता है। एजाज भाई, लेकिन जिस हुक्मरानों की जिनकी बात कर रहे हैं आप, बड़े अच्छे संबंध है सलमान भाई के उन लोगों से। देखिए, वो सलमान भाई का और उनका आपस का मामला है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, और ना मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा चलिए, बॉलीवुड की बात हो रही है। अभी कुछ दिन पहले हर जगह तो था पूरे देश में, राजनीति में हिंदू मुसलमान। ए.आर. रहमान जैसे व्यक्ति ने कहा, एक आर्टिस्ट ने, कि मुझे कम काम मिल रहा है, यहाँ पर कम्युनलिज्म हो गया है बॉलीवुड में। क्या आप मानते हैं सही है? एक बॉलीवुड में एक लॉबी बन रही है जो उस किस्म से फिल्में बना रही है, उस किस्म से कास्टिंग कर रही है, उस किस्म से काम दे रही है। एक लॉबी बन चुकी है। आप देखिए, क्या आपने देखा है कि कोई बुर्का पहन के कोई लड़की ये सब कर रही है? एक लिबास को बदनाम कर रहा है एक डायरेक्टर, केरला स्टोरी बना के 300 करोड़ का बिजनेस कर लिया। उसमें से उसने मंदिर में कितना दान किया, कितने हिंदू बच्चों को उसने पढ़ाया, कितने हिंदू लोगों की सेवा की, मैं ये जानना चाहता हूँ। उसने हिंदुओं को बेवकूफ़ बना के, मुसलमानों को खराब दिखा के 300 करोड़ पेल दिए। अच्छा, केरला फाइल्स आप कह रहे खराब है, कश्मीर फाइल्स?
वो भी कश्मीर फाइल देखिए, क्या आपको लगता है कश्मीर में सिर्फ पंडितों पे जुल्म हुआ? आपसे जानना चाह रहा हूँ, पंडितों पे जुल्म तो हुआ, नहीं, बहुत हुआ, लेकिन वो जुल्म आर्मी के रहते कैसे हुआ यार? आर्मी भी तो वहां थी ना सर। वहां पे कश्मीरी को अगर हम समझते हैं कश्मीर हमारा है अगर ना, हम आर्मी की बात पे जाएंगे ना एजाज भाई, फिर मुझे सरकार पे बात करनी पड़ जाएगी, समझ रहे हो? क्योंकि सरकार और आर्मी दोनों उस समय कैसे काम कर रहे थे हमको आपको पता है। सही बात है। फिर वो, लेकिन जुल्म तो हुआ। जुल्म हुआ, पंडितों पे भी हुआ और कश्मीरियों पे भी हुआ। पंडित भी तो कश्मीरी ही थे ना एजाज भाई। मैं यही बोल रहा हूँ कि उन्हें जो कहा ही जम्मू में कश्मीर, पंडित रहते थे और जो कश्मीर में, ये दोनों को पहले ही बांट दिया गया था। बिल्कुल जुल्म दोनों पे हो रहा था, लेकिन कश्मीर को अगर हम अपना कश्मीर समझते हैं तो कश्मीरी भी हमारे हुए, बिल्कुल, चाहे वो पंडित हो कोई या मुसलमान हो, बिल्कुल। ये दोनों ही हमारे भाई हुए। तो जुल्म तो दोनों पे हुआ। फिर कहूंगा मैं, जुल्म हिंदुओं पे भी हुआ और मुसलमानों पे भी हुआ। लेकिन हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा एजाज भाई। सर कई मुसलमानों ने भी घर छोड़ा है वहां से। हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा, हिंदुओं की बाल बच्चियों के साथ रेप हुए, हाँ। हिंदुओं को काटा गया, हिंदुओं को मारा गया, घरों को जलाया गया। ये चीज पे हम पहले भी बोल चुके हैं, उनके साथ हुआ, वो हम निंदा करते हैं। और हम कश्मीर में जब शूट करने गए तो हमें ये भी पता है कि कश्मीरियों के साथ भी क्या हुआ, चाहे वो पंडित हो चाहे मुसलमान हो। सर इन दी एंड इट्स ऑल पॉलिटिक्स नो, कौन कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है। सर जब सुई गिर जाती है किसी प्रधानमंत्री की या सीएम की तो वो मिल जाती है सर। अच्छा, गरीब आदमी का बच्चा खो जाए तो नहीं मिलता सर। अगर किसी नेता का कुत्ता खो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ 1 घंटे में ढूंढ लेंगे लोग। आजम खान की भैंसें ढूंढी तो गई थी यूपी में उत्तर भैंसें प्रदेश। ढूंढी गई थी। आजम खान सोचिए, जब सरकार में थे तो यूपी में भैंस ढूंढी जा रही थी, भैंस गुम हुई। पुलिस ढूंढ रही थी। सोचिए, भैंस और कुत्ते घूम जाते तो ढूंढ लेते, गरीब आदमी का बच्चा खो जाए तो नहीं मिलता। अच्छा, आप भी अच्छे एक्टर हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने सीरियल्स में मतलब लाजवाब एक्टिंग की है जो मैंने अब तक देखी है। मैंने और- साउथ की 27 पिक्चरें भी किया हूँ सर। रामचरण तेजा, एनटीआर, सबके साथ हाँ। महेश बाबू, सूर्या, कोई नहीं बचा। पर बॉलीवुड क्यों आपसे? सर देखिए कैसा है, बॉलीवुड ना थोड़ा सा कतरा जाता है। देखिए क्या होता है, जब क्यों कतरा था? यार उनको ऐसा लगता है कि इसके चक्कर में हम टारगेट पे नहीं आ जाए। पर आपने क्या किया, बॉलीवुड को क्या किया? नहीं सर, क्या है, कंट्रोवर्सी में आते हैं तो लोग डरते हैं तुमसे, तुम्हारे पीछे भी लोग लग जाएंगे, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये होता है और ये हुआ भी है। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है आपका फिर। नहीं तो अब इसलिए हमने नाम लेना बंद कर दिया ना मेरी जान। अभी हम ठीक चल रहे हैं, काम भी बहुत है, हमने खुद एक वेब सीरीज डायरेक्ट की है। अब हम हमारी कलम से बोलेंगे और नाम लेके नहीं बोलेंगे। जिसको समझना है समझ ले, नहीं तो अपने दुकान चलाए अपने घर जाके। आपके काम पे मुझे भी आपत्ति है, हाउस अरेस्ट। हाँ, बोलिए, आपको उसको भी क्लियर करेंगे, आप बोलिए। हम भी चाहते थे कि कोई इंटेलिजेंट आदमी पूछे तो उसको हम समझाएं। मुझे आपत्ति है कि जम के गाली गलौज हो रहे थे। मतलब संस्कारों की बात आप करते हैं, देश को सुधारने की बात करते हैं, और जो आप परोस रहे हैं। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें अभी तक अब आप- सुनिए, क्या आपको अब लगता है? मैं राइटर तो हूँ नहीं शो का। नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो बनती है अगर आप जुड़े हुए हैं उससे, अब जैसे देश के सुनिए, लिए आपकी जिम्मेदारी तो बन रही है। आपने वो प्रोमो नहीं देखा जिसमें मैं बोलता हूँ गाली गलोच यहाँ नहीं चलेगा, ये तुम्हारे कैलिबर का शो नहीं है। ये बच्चे अपने माँ बाप के सामने गालियां देते हैं तो मैं कौन होता हूँ यार? माँ बाप के सामने भी माँ बाप को भी गालियां देते हैं। आपको तो पता ही होगा सर, आज के बच्चे, अब मैं उनका डैडी तो नहीं हूं, मैं मेंटोर हूं, मैं उन्हें समझा सकता हूं। वो फिर मेरे जाने के बाद वही करते हैं। सलमान भाई थक जाते हैं समझा समझा के, फिर निकलो फिर गाली गलोच। मेंटोर का शो से कोई लेना देना नहीं होता सर। मैं होस्ट हूं, मैं उन्हें समझा सकता हूं, मैं उन पर रूल थोड़ी कर सकता हूं अंदर जाके। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप होस्ट हैं। अब सवाल ये है कि जो होस्ट होता है ना, इस देश की जनता उसे जिम्मेदार मान लेती है, जो दिखता है। आप समझे नहीं सर, हाँ। अब तो बच्चे पढ़े मैं लिखे, समझ एआई रहा भी हूं। आ गया है हाँ। कि भाई शो को राइटर लिखता है, हाँ। शो के अंदर जो कंटेस्टेंट होते हैं उस पे होस्ट का कोई बस नहीं चलता। माँ बाप के नहीं हुए, मेरे क्या होंगे, होस्ट के क्या होंगे ये लोग यार? जो बोल के जाओ उनके हिसाब से हम भी चूती। वो लोग अंदर बैठ के ये सोचते हैं कि क्या हो गया तू वहां खड़ा है तो हम तेरे से भी अव्वल है और हम यहाँ हैं तो हम भी तो कुछ है। मतलब आप ये कह रहे हो कि राइटर और प्रोड्यूसर उस गाली गलौज को प्रमोट कर रहे थे? हाँ, राइटर कर रहा ही था, डायरेक्टर भी कर रहा था और चैनल भी कर रहा था। तो फिर क्यों हटाना पड़ा चैनल को? चैनल को इसलिए हटाना पड़ा कि वो लोगों को ये आपत्ति हो गई
कि ये शो में नगनपन ज्यादा है। हालांकि शो के अभी तो 4-5 ही एपिसोड आए थे, इससे ज्यादा स्प्लिट विला में होता है, इससे ज्यादा भी एलवीस यादव के शो में हो रहा है। मुंह में बर्फ लेके नीचे से घुमाओ, ऊपर से घुमाओ, पैर से घुमाओ, तो ये भी तो अश्लीलता है। तो ये शो क्यों बैन नहीं हो रहा फिर? तो इसमें भी सिर्फ आपकी वजह से बैन हुआ, आप कहना चाहते हैं? 100% एजाज खान का शो था, इसलिए भाई ट्रेंडिंग तो ऐसे ही हो रहा था ना, एजाज खान का शो, एजाज खान का शो बंद कराओ। हिंदू संगठन आ गया, महिला संगठन आ गया। अब मैं महिला संगठन से पूछता हूँ, एलवीस यादव का शो आ रहा है, बर्फ मुंह में लेके नीचे से, वहां भी तो अश्लीलता हो रही है, वहां भी तो लड़की के साथ गलत हो रहा है। पर खुलेआम गाली गलौज तो नहीं हो रहा। अरे गाली गलौज देखिए आप, देखिए। मैंने आपका एक प्रोमो देखा, उसमें लड़की तो माँ बहन सब हो गया सर। आप बात एक लड़का और एक लड़की, आप है, आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वहां अगर किसी लड़की को किसी से झगड़ा हो गया, अब वो अश्लीलता से गालियां देने लगेगी, आप उसको क्या बोलेंगे? नहीं तो आप, ऐसा तो है नहीं कि वो लाइव प्रोग्राम चल रहा था एजाज भाई, वो एडिट हो सकता था, क्या उसको हटाया जा सकता? मैं एडिटर हूँ क्या सर? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप एडिटर हो, पर आप हटा सकते हैं, लेकिन नहीं हटाते, धंधा है सर। ये बात आपने बोली ना, पर वो धंधा तो चौपट हो गया। तो वो धंधा, उसको नुकसान हुआ, उसके मतलब की बात है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको नुकसान हुआ ना, मुझे आपकी सर छवि क्या- खराब हुई। कोई बात नहीं सर, मेरी छवि तो ऐसे इन लोग ने खराब कर दी है, और मैं इन लोग की छवि के लिए मानता ही नहीं हूँ। देखो, मेरे प्यार करने वाले लोग, उन्हें पता है मैं कैसा हूँ, ये तो माशाल्लाह मेरे घर वालों को पता है मैं कैसा हूँ, मेरे 2 बेटों को पता है, मेरी बीवी और मेरे पिताजी को पता है मैं कैसा हूँ, मैं सुखी हूँ। ये दुनिया भाड़ में जाए मेरे बारे में क्या सोचती है, मैं इनका अच्छा सोचता हूँ। पर आप भी गाली गलौज करते हो। हाँ मैं करता हूँ, गुस्सा आता तो गाली देता हूँ, बहुत गाली देते हैं आप। बहुत नहीं, थोड़ी बहुत दे देता हूँ। बहुत वीडियोस बहुत सारे आते हैं आपकी गाली हाँ आ देते जाती है। पाकिस्तान को खुल के गाली दी थी हमने, उससे ज्यादा तो हमने किसी को गाली हैं। पाकिस्तान को गाली तो खैर एक कोई बुरा वो मानेगा। जो हरियाणा वाला सिसोदिया था, हाँ, उसके सिसोदिया साथ को भी दिया था, हाँ। नाम दिया, बार बार पूछ रहा था नाम दो, तो क्या नाम दूं? मैं तो आप गाली गलौज करने लगे। अभी आ जाती गाली, झूठ थोड़ी बोलूंगा, गाली बोल देता हूँ। अभी समाज सुधारने के लिए गालियां भी देनी पड़ती है सर। पर आपने उसको कोई लोग गालियां ही समझते हैं, लेकिन एक समाज में कुछ लोग हैं जो गाली की भाषा समझते हैं। एजाज भाई, आपके चैलेंज को उसने एक्सेप्ट किया, गया मुंबई आपके पास। अरे सर, मुंबई आके डीसीपी, एसीपी, ये सबको लेके बैठ के एजाज खान को बुलाना, तो डीसीपी साहब ने उसको पहले ही बोल दिया था कि बेटा ये बम्बई है, वो तुम्हारे दिल्ली में अकेला घूमता है, तुम यहाँ अकेले मत घूमना, वो एजाज खान है। सर देखो, हम शरीफ किस्म के गुंडे हैं। क्या करे, समाज में रहना है सर। गुंडा है, लेकिन है, शरीफ किस्म के गुंडे हैं, गुंडा तो है ना। गुंडा है हम। कहाँ, मुंबई में या मुंबई के बाहर? नहीं, हम जब हमारी बात इज्जत पे आती है तो हम गुंडे बन जाते हैं। हाँ, आनी भी चाहिए। अगर आप हमारी माँ बहन को गाली देंगे, हम गुंडे बन जाते हैं। आप अगर किसी लड़की को हमारे सामने छेड़ोगे, हम गुंडे बन जाते हैं। आप हमारी, देखो, बात जब मेरे किरदार पे, मेरे मयार पे आती है तो मैं गुंडा बन जाता हूँ। तो शुरुआत आप करते हो या कोई और करता है? आप सारी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आपने कभी शुरुआत नहीं कभी की? शुरुआत मैंने की नहीं। किसी किसी की माँ बहन को गाली आप शुरू में नहीं? कैरी मिनाटी को नहीं जानता था, मैं हर्ष बेनीवाल को नहीं जानता था, मैं पूरब झा को नहीं जानता था। यूट्यूबरों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने यूट्यूब से आज तक एक पैसा नहीं कमाया, ना मैं कमाना चाहता हूँ। जो आता है मैं कभी देखा भी नहीं हूँ। ये लोग चलाते हैं, ये सबकी सैलरी भी जाती है और गरीबों में मदद हो जाती है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखता हूँ। जो भी आता है, आज भी इधर आया, मैंने अपना पैसा तो आपसे नहीं लिया सर, नहीं, मैंने स्टाफ का बोला आप अपना ले लो, मेरा मैं उनसे नहीं लूंगा कुछ। बिल्कुल। स्टाफ है, उनका घर चल रहा है, गरीब लोग है। मैं ये सब चीज़ों में पैसा अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। यूट्यूब मुझे उतना पैसा नहीं दे सकता जितने बड़े मेरे शौक है सर। मतलब आपने कभी लड़ाई झगड़े में शुरुआत नहीं की? मैं इनको जानता ही नहीं था सर, मेरा इनसे कोई लेना देना ही नहीं था। मेरा उठना बैठना सर बड़े लोगों में, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखते होंगे हर बड़े प्रीमियर में मुझे बुलाया जाता है, हर बॉलीवुड की पार्टी में मुझे, मैं बॉलीवुड का हिस्सा हूँ। मैं कोई यूट्यूबर थोड़ी हूँ सर, या मैं कोई इन्फ्लुएंसर थोड़ी हूँ, और ना मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम है। पर इनको इनकी भाषा में समझाना पड़ता है सर। बच्चे मेरे भी ये देखेंगे, कल को बोलेंगे पापा ये साले आपको बोल रहे थे, आप तो डर गए। अच्छा, कैरी मेरे मिनाटी, दोनों बेटे भी डरपोक हो जाएंगे। एजाज कल को भाई, कोई स्कूल में उन्हें डराएगा तो डर जाएंगे। कैरी मिनाटी को आप पहचान गए थे या उसका पीछा कर रहे थे? कैरी मिनाटी को आलम पहचान लिया था, हमको तो उसकी शक्ल भी याद नहीं रही। तो उसके वो लाइन में हम शॉपिंग कर रहे थे मॉल में, और ये भी लाइन में मास्क पहन के खड़ा था। इसने पहचान लिया कि भाई ये कैरी मिनाटी है। तो फिर हम उसके पास गए तो कांपने लगा, ठक 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 ठक। छोटा बच्चा ही सा है वो बेचारा। हमने उसको बोला
तूने पहला वीडियो बनाया था, हम तुझे सॉरी बोल दिए थे, फिर तूने दूसरा हम पे रोस्ट किया, अब तेरी बारी है सॉरी बोलने की, हमने हाथ रखा और मांस हटाया, ये देखो ये कैरी मिनाटी है, हमें रोस्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नकली है। अब उसमें यूट्यूबर घुस गए, जैसे ये राजवीर सिसोदिया, एलविस यादव, और कैरी मिनाटी से बड़ा नहीं था एलविस, अभी अभी बड़ा हुआ है साल भर में, 2 साल के अंदर। एल्विस से भी आपकी कोई दुश्मनी है क्या? दुश्मन बच्चे लोग हैं यार, ये सब पैर वैर छूने वाले थे पहले सर, ये बम्बई आते थे, लोगों को क्या बताओ, हम मेरे बिग बॉस आए हो 12 साल हो गए सर, मैंने कितने बड़े बड़े शो किया, आप खाली नाम पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी जिंदगी निकल जाएगी उतने बड़े शो करने में। एकता कपूर का ब्लू आइड बॉय बोला जाता था मुझे, मैंने बड़े बड़े शो किया हूँ, थक गया यार, मैंने इतने सारे शो, सीरियल, एक सीरियल 2-2.5 साल चलता है सर, क्या जिंदगी पर सीरियल करेगा आदमी? किया मैंने 5-7 साल सीरियल में, बोर हो गया, फिर मैं साउथ में फिल्में किया, मैं बोर हो गया, फिर मैंने ये सोशल मीडिया देखा, मैंने कहा ये क्या मेरे बारे में बोले जा रहे हैं यार, अगर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा तो अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने बोला भाई कहाँ हो, किधर हो, एलविस यादव और रजत दलाल आए दोनों मैरियट में, ऊपर से मेरे नाम का वीडियो, आप देखिए पहले उन्होंने ही बनाया था, एजाज खान हम तेरे बंबई में है, क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा, मैरियट में है, तो हम पहुंच गए, और नीचे से बड़े दिलेर आदमी हो यार। हमने लाइव नीचे से बनाया कि भाई मैं मैरियट के नीचे हूँ, तो दोनों नीचे ही नहीं आए, दिल्ली का हरियाणा का नाम खराब कर दिए लोग। और आप तो 50-100 लोगों के लेके पहुंच गए सर, अब जब तुम बुलाए हो तो मैं 100 लेके आऊं या 2 लेके आऊं, आइए नीचे, आप मुझे बाहर आके बोलिए एजाज खान बाहर आ जा, हम बाहर खड़े, तो आप 100 लोग लेके आएंगे, बाहर तो मैं आऊंगा। अकेले गए हो तो शायद आए होते। नहीं, मैं अंदर तो अकेला ही गया था ना, अंदर थोड़ी 100 लोग आए थे मैरियट के अंदर। बस सिसोदिया बोल रहा है कि मैंने कमरे में बुलाया था, आप गए नहीं कमरे में, अरे रूम में बोले मैं नहीं आप क्या कमरे में जाके उसकी बजाऊं क्या सर में, कैसी बातें कर रहे हैं? वीडियो में बोला उसने। पहली बात तो लोगों ने उसको पता चल गया कि सिसोदिया झूठ बोल रहा था। अब तो हमारा छोटा भाई है वो, ठीक है, हमें पसंद भी है वो, अच्छा लड़का है, लेकिन उस टाइम पे वो ठीक है। देखो राजवीर सिसोदिया का पता कैसे चला कि कोई राजवीर सिसोदिया करके आदमी भी है, जब उसने खान से मिलने के बाद एजाज खान का नाम लिया तो लोगों को पता चला कि राजवीर सिसोदिया करके भी कोई इंसान मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हो जितने भी 2-4-5 नाम आपने बताए, ये सारे नाम आपके नाम लेने के बाद बड़े बने। तो रजत दलाल इस वीडियो के बाद तो गया बिग बॉस सर, तो पॉपुलैरिटी के लिए लोगों ने ये किया। आप देखिए ना सर, 40-50 मिलियन उस पर व्यू आते हैं, तो वो सब देखते हैं ना। अच्छा एजाज भाई, बॉलीवुड में टैलेंट चलता है नेटवर्किंग, क्योंकि बहुत से टैलेंटेड लोग घूम रहे हैं खाली इधर उधर। बॉलीवुड में किस्मत चलती है सर, किस्मत चलती है, किस्मत चलती है। टैलेंटेड लोग पृथ्वी के बाहर इतने मिलेंगे कि उनके सामने नवाजुद्दीन, राजपाल यादव कोई एक्टिंग भी नहीं कर पाएंगे। हाँ यही मेरा कहना। किस्मत चलती है सर, किस्मत चलती है, हार्डकोर किस्मत और हार्डवर्क। देखिए अब प्रियंका चोपड़ा की किस्मत ने उसे ब्रेक दिलवाया, लेकिन अगर प्रियंका चोपड़ा को डांस, एक्टिंग ये सब नहीं आती तो वो वॉश आउट हो जाती। ऋतिक रोशन, राकेश रोशन का बेटा जरूर है, उसे ब्रेक मिल रहा है किस्मत से, लेकिन डांस देखिए उसका, एक्टिंग देखिए उसका, लुक्स देखिए, उसने बॉडी बनाई, तो ये है सर। लोग बोलते हैं अरे भाई अगर कोई राजा का बेटा है, वो राजा के घर पैदा हुआ, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है, लड़ राजा के बेटे से, जैसे हम लड़ रहे, डरता क्यों है? मेहनत कर, बॉडी बना, अपने आप को फिट रख, आएगा तेरा वक्त। लोगों का 20-25 साल बाद भी आया, अभी हमको 15 साल हो गए, हम है, जिंदा है, लोग एजाज खान को जानते हैं पूरी दुनिया में, इससे बड़ा क्या लेगा आदमी। मैं 2 एक्टर का नाम लूंगा जिनको देख के मैं हैरान हूँ, एक तो बॉबी देओल, दूसरे अक्षय खन्ना। मुझे लगता है जो आपने अभी लाइन बोली ना 15-20 साल, आई थिंक 15-20 साल के बाद बॉबी देओल को एक मौका, मतलब लोग देख रहे हैं स्टारडम, वो ये सर आपकी गलतफहमी है। हमारे जमाने में बहुत बड़ा स्टार था, सोल्जर उसकी पिक्चर सुपरहिट हुई, गुप्त उसकी सुपरहिट हुई, पिक्चरें तो करता, बिच्छू सुपरहिट हुई सर, उसकी 10-12 पिक्चर सुपरहिट है, सारी फिल्में देखी है। अक्षय खन्ना की भी पिक्चरें सुपरहिट है, उसके रोल भी बहुत अच्छे हैं। एजाज भाई सारी फिल्में लेकिन आज जेनजी लोग नहीं, मेरा बेटा अक्षय खन्ना को नहीं जानता था, तुम समझे नहीं, कहने का मतलब यही। हाँ, मेरा बेटा अक्षय खन्ना को नहीं जानता था, उसने अब देखा, बोले ये पप्पा, मैंने कहा बेटा ये अक्षय खन्ना है, हमारे जमाने का हीरो है। तो आज की दौर में लोग सर भूल जाते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि वो 20 साल का गैप तो हुआ ना। हाँ हुआ ना सर, सलमान, शाहरुख, आमिर तो लगातार रहे, उनको तो जेनजी भी जानता है, पर जेनजी अक्षय और बॉबी को अब क्यों जाना, अब चमक, क्योंकि अब जाके वो 15 साल की गैप के बाद चमक गए। मेरा यही कहना, ऐसा नहीं उन्होंने पिक्चर नहीं की सर, रोल ये हिट हुए, एग्जैक्टली। एक रोल आदमी को बनाता, मैं एक रोल दूर हूँ सर, साउथ में मैंने सारे रोल कर दिए, सीरियल में अपना परचम गाड़ दिया, रियलिटी शो सारे पेल दिए, हिंदुस्तान का सबसे पहला रियलिटी शो मैंने जीता हूँ, ये देखिए आप कैमरे में दिखाइए।
तो मैं तो इनका डैडी पहले से हूँ, ये कहाँ पहुंचेंगे एजाज खान तक। अब इसको लोग बड़ा बोल समझे तो समझे भाई, मेरा अचीवमेंट है, अचीवमेंट है, सही बात है, हासिल किया किसी खुद ने। भी कर लिया। हाँ वो भी मैं आपको वीडियो दूंगा, आप दिखाना आप जरूर यहाँ पे, दिखाएंगे दिखाएंगे। आप दिखाना। हिंदुस्तान का पहला रियलिटी शो मैं जीता हूँ बॉलीवुड क्लब, जहाँ से मुझे राम गोपाल वर्मा की पिक्चर मिली रक्त चरित्र, इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, विवेक ओबरॉय, परसों विवेक ओबरॉय मेरे साथ था, वो वीडियो भी दूंगा। बोला तूने जितने रोल किए बहुत अच्छे किए मेरा भाई, बहुत बढ़िया एक्टर है। तो यार मेरा उठना बैठना, विवेक ओबरॉय, सलमान भाई, शाहरुख भाई मुझे जानते हैं, अक्षय खन्ना जानता है, पूरी बॉलीवुड के सारे लोग मुझे जानते सब जानते हैं, पर फिल्म कब मिलेगी? तुम समझे नहीं। जानना और काम देना एक अलग बात होती है, बहुत अलग बात होती है। आदमी या तो मैं रिश्ता रख लूं या काम मांग लूं या बुरा लगा लूं, ये मुझे ये पता है कि अब मैं डायरेक्टर भी बन गया हूं, मैंने बहुत अच्छी वेब सीरीज डायरेक्ट किया हूं, तो ये सब मेरे काम ही तो आएंगे। आज इंसान बॉलीवुड पार्टी को जाने को तरसता है, इनको साथ बैठ के देखने को तरसता है। लोग मुझे बुलाते हैं, मेरे साथ वीडियो बनाते हैं, मैं इनके घर में खाता पीता हूँ, इनकी पार्टियों में जाता हूँ, तो मतलब मैं वहां हूँ, एक ना एक दिन मैं बटोर लूंगा कुछ भी। लेकिन सलमान भाई जितनी भी नई लड़कियां हैं उनको मौका देते हैं, अपने परिवार वालों को मौका देते हैं, अपने बहनोई को मौका देते हैं, पर आप तो बहुत पुराने और बहुत अच्छे संबंध हैं, मेरी आपको भी जान, मौका देना चाहिए। देखो मुझे मौका देंगे, अभी शायद आपका ये वीडियो देखे वो मुझे दे भी दे मौका, पर उन्होंने मुझे जिंदा रखा है, ये आप याद रखिए। अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी है, उस आदमी ने मेरी तारीफ करके, मेरे बारे में बोल के और मुझे प्यार करके, मेरे लिए काफिला रोक के मुझे जिंदा रखा है। मतलब आपको भरोसा है कि बॉलीवुड में मौका मिलेगा आपको? 100% मिलेगा, मैं छीन लूंगा सर। बहुत सारे मौके मिले मुझे, बहुत सारे मौके मिले, मुझे एक हथौड़ा ब्रेक नहीं मिला है। एजाज भाई, दो सवाल मेरे दिमाग में आए। एक पहला ये कि आपने अभी कहा कि विवेक ओबरॉय के साथ आप मिलते बात करते हैं। आज बॉलीवुड में ऐसा सिस्टम हो गया है कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है, एक गैंग ऐसा तैयार हो गया है। हाँ, विवेक ओबरॉय का भी करियर खराब कर दिया गया बॉलीवुड में। सर देखिए, विवेक ओबरॉय का करियर छोड़ना पड़ा उनको। नहीं, काम बहुत किया विवेक ओबरॉय ने, किया, लेकिन एक घटना के बाद, जिस हिसाब से देखो, वो घटना के बाद विवेक ओबरॉय की तुम्हें मैं पिक्चरें बताता हूँ। शूट आउट वडाला, शूट आउट लोखंडवाला, रक्त चरित्र, ये सब उसके बाद की फिल्म है सर, सुपर डुपर हिट। ये बॉलीवुड है सर, ये बदनामी किसी और पे डालता है। आप ये विवेक को पूछेंगे तो विवेक ही नहीं बोलेगा कि सलमान भाई मेरा करियर बर्बाद किया। तो आदमी डर में नहीं बोलता ना बहुत सारी चीजें, क्योंकि विवेक भाई शूट आउट माया का कैरेक्टर सर कौन से एक्टर को मिला यार? क्यों छोड़ दिया? वही तो इतना अच्छा सब कुछ था, ये तो मैं समझे जानना नहीं चाह रहा हूँ। आप युवा देखिए क्या शानदार फिर है। तो वही मैं क्यों, किस मेरा अच्छा चल रहा है सब समझे बढ़िया, मैं छोड़ दूं? विवेक ओबरॉय को देखो, किसी की रोजी कोई नहीं छीन सकता, ये याद रखना। कोई भगवान नहीं है। नहीं, भगवान रोजी नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि विवेक ओबरॉय को शायद उस कंट्रोवर्सी के बाद और अच्छी फिल्में मिली है, करेक्ट सर? उसके पहले के उसके रोल थे वो ओके थे, स्वीट बॉय के थे। फिर जो उसको रोल मिले वो मैच्योरिटी वाले रोल मिले, उसने निभाए भी बहुत सॉलिड। हाँ, लेकिन फिर क्विट कर गया। डायरेक्टर सर चेंज हो जाते हैं हर 5 साल में, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे यार बदल जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं। राजकुमार राव आ गया तो विवेक ओबरॉय को आगे कर दिए इन्होंने। ये दिग्गजों को भूल जाओ, ये दिग्गजों को भूल जाओ, जो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इनको भूल जाओ। इन्होंने अपनी लॉबी ने अपना साम्राज्य बना के रखा है। अब इनके साथ 10-10 डायरेक्टर रोज बैठते जो मार्केट के होते हैं, इनके पास पैसा बहुत सारा है। इनकी एक फिल्म खत्म, दूसरा डायरेक्टर दूसरी बनाने को तैयार है, तीसरा आदमी पैसे लगाने को तैयार है। उस कैटेगरी में विवेक ओबरॉय ये सब एक्टर नहीं आते थे। ठीक है, बॉलीवुड जो है एजाज भाई, लड़कियों के लिए बड़ा कई बार खतरनाक बताया जाता है कि वहाँ बहुत सारा क्या यार, आप मेरे लिए भी बड़ा खतरनाक है। मुझे कास्टिंग काउच का ऑफर आता है। वो आप बता सकते हैं, बाकी जो हाँ सामान्य भाई, बहुत सारे लड़कों को गे बना दिया गया बॉलीवुड में। हाँ, तो मैं इसलिए पूछ रही थी। मजबूरी में लड़के आ रहे हैं, अच्छे लड़के, कुछ लोग कास्टिंग डायरेक्टर बन चुके हैं। हाँ। अब वो गे है, अब वो लड़कों को क्या भी करवा ले रहे। अब वो भाड़ा भरने के चक्कर में, रहने के चक्कर में, पार्टी करने के चक्कर में, काम करने के चक्कर में लड़के भी इस लाइन में चले गए। और लड़कियों के, और लड़कियां, आज तो ज्यादा हो रहा है सर। और लड़कियों को गलत रास्ते पे देखो, छुट्टी उस पे लेके बहकाया जा रहा है, रोल देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और बाद में उन्हें कितनी लड़कियां आगे आई है। देखो ना, क्या मीटू में भी आई, क्या हुआ? कुछ नहीं होता सर। लड़कियां कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। देखो, करने वाली करती है ना सर। नहीं, मुंबई में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की हवा ऐसी है कि कॉम्प्रोमाइज करती है जाकर के। हालात देखिए, ऐसे, हालात और हवा, हालात, हवा और सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन और मजबूरी,
लड़का लड़की ये सोचते हैं, मैं सिर्फ लड़की का नहीं कहूंगा, लड़के भी, लड़के लड़कियां ये सोचते हैं कि साला वापस जाने से अच्छा है यहीं पे कुछ करते हैं और कोशिश करते रहते हैं, उसमें कुछ लोग सक्सेस भी हुए। सो जाओ किसी के साथ। देखो ये रास्ता गलत है, लेकिन उस वक्त उस इंसान की मजबूरी हमको क्या मालूम सर। तो शॉर्टकट से तो इंसान ज्यादा आगे नहीं जा पाता ना। ये गलत रास्ता है, इससे लड़कियां बहक जाती है, कहीं और चली जाती है, लड़के भी कहीं और चले जाते हैं, इससे काम नहीं मिलता सर, नहीं मिलता ना। नहीं। सर 2-4 नाम ले रहा हूँ, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, इस तरह के जितने भी कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने खुद अपने पैरों सर को इन्होंने इतनी मेहनत की है, लेकिन इनका भी लक है, इनको बनाने में मुकेश छाबरा का हाथ है। अच्छा, किसी ने वो बारे में नहीं सोचा कभी। ये लोग मुकेश छाबरा को अगर पैर धो के भी पिए ना तो कम है, मैं एज एन एक्टर बोल रहा हूं। अच्छा, एक एक्टर को ब्रेक नहीं मिले जिंदगी निकल जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात। क्या राजकुमार राव प्रूव कर पाता अपने आप को, आज जो 20 करोड़ लेता ले पाता कभी? क्या पंकज त्रिपाठी का नाम हो पाता अगर उसको मुकेश छाबरा कास्ट नहीं करता? क्या विकी कौशल बन पाता अगर मुकेश छाबरा कास्ट नहीं करता? उसने इनको 2-2, 3-3 ऐसे रोल दिए जिनसे ये लोग बन गए। तो मतलब किस्मत थी या अपना इनका कैरेक्टर था, अपने इनकी एक्टिंग थी? इनकी एक्टिंग तो थी। अब आप ऐसे कितने क्रिकेटरों को जानते होंगे गली में खेलने वाले जो सचिन से अच्छा खेलने के, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, पर वो इंडिया के मैदान में खेल ही नहीं पाया तो जिंदगी भर वहीं निकल गया उसका। वैसा ये लोग भी बहक जाते। कई एक्टर इनसे बड़े बड़े एक्टर पड़े हुए हैं, मैं जानता हूं, बड़े बड़े इनसे एक्टर, मतलब प्रशांत नारायण एक एक्टर है, जानते हैं आप उसको? नहीं, हम नहीं जानते। सोचिए, आपने मर्डर देखी, उसमें हिजड़ा बनाया हो, हाँ, काला वाला। हाँ, अच्छा, ओ, सर उसने हॉलीवुड की भी फिल्में की हुई है, अच्छा, लेकिन देखो उसको रोल नहीं दे रहे लोग। ये किस्मत ही तो है। लेकिन कुछ तो एक्टर हमने 27 साउथ की पिक्चरें की है। कास्टिंग जब होती है तो हम जैसे एक्टरों को, जो बहुत मंझे हुए एक्टर है, हमने एनएसडी में रॉबिन दास से एक्टिंग सीखी है सर। अच्छा, अभी एनएसडी का जो उसमें था फेस्टिवल, उसमें आए थे भी हम, उसमें हमने सवाल भी किया। रॉबिन दास ने हमको बोला कि ये एकलव्य है। अच्छा, एनएसडी का हाँ, पांडव बहुत आए यहाँ पे, लेकिन ये एकलव्य है। वो भी हमें कहते कंट्रोवर्सी से दूर रहो, सच मत बोला करो, डर लगता है तुमसे मिलने में। आदमी या तो आप डराते हो या खुद अब तो चुप ही हो गए, अब तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बिना रह भी नहीं सकते फिर। हाँ, देखिए आप दोनों हमसे बातें कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। कह रहा हूँ ना, आप दिल के साफ आदमी हैं। हाँ। जो इंसान गुस्सा करता है वो दिल का बहुत साफ होता है, बहुत साफ। मजा आ रहा है। अच्छा, मेरी बस ये मतलब हमारे अंतिम चरण का अंतिम सवाल है, मान Yes, के sir. चलिए। आपकी लाइफ में कोई मिशन बचा है? पहली चीज। दूसरी चीज, कोई ऐसा अफवाह या कोई कंट्रोवर्सी जिसको आप करेक्ट करना चाह रहे हो अभी? आई एम नॉट अ रेपिस्ट। ये सवाल मैं पूछने वाला था, आप पर आरोप लगा था, मैं इसीलिए आया था। आई एम नॉट अ रेपिस्ट। आई एम नॉट। पर क्यों आरोप लगा? आई एम नॉट ड्रगी। सर आरोप तो आप पे कोई भी लग सकता है, आरोप आप पे कोई भी लग सकता है। जब अदालत आपको नहीं मान रही है ना, तो आप नहीं है। मैं आपकी एक डीपी देख रहा था, उसमें पैसा है, उसके नीचे रिस्पेक्ट है, उसके नीचे लव है, उसके नीचे रिलेशन है। तो मतलब आपकी नजर में पैसा ही सब कुछ है, बाकी चीजों को वैल्यू नहीं है। मतलब वही नहीं पैसा इतना कमाओ कि ये सारे रिश्ते तुम्हारे नीचे रहे। पैसा नहीं होता तो भाग जाते लोग सर, बता रहा हूँ। छोड़ देते हैं प्यार, जब चले मोहब्बत, जाते रिश्ता, हैं। भाई बहन कुछ। देखो अगर हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हमें बीवी बड़ी वफादार मिली है ना, बच्चे दोनों अच्छे मिले, माँ बाप बड़े अच्छे मिले, रिश्तेदार बड़े अच्छे मिले, लेकिन बात यह है कि पैसा होने से हम भी तो इनके लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अस्पताल में पैसा लगता है, स्कूल में पैसा लगता है, गाड़ियों में पैसा लगता है, हर चीज में तो पैसा लगता है सर। तो पैसे को सबसे ऊपर रखो तो सारे रिश्ते संभल जाएंगे। पैसा बहुत जरूरी है सर, लाइफ जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। पैसा तुम्हारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी है। एक सवाल और एजाज भाई रह गया था मेरा, हिंदू मुसलमान की बात होती है उसमें स्लिप हो गया था उस समय। लव जिहाद की चर्चा बहुत होती है इस देश में, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? अरे रिवर्स साइकोलॉजी हो गई है ये। लव जिहाद कर रहे, हिंदू लड़कियां मुसलमान से शादी कर रही है, मुसलमान लड़कियां हिंदू से शादी कर रही है। इनकी पूरी थियरी फेल हो गई है ये। इसीलिए तो जब जिसी चीज को रोकोगे ना तो वो फैल जाता है।
बच्चों वाला है, बच्चों को जितना मना करोगे ये वो मत बच्चों करो। वाली हरकतें आप देखिए, सब हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों पे अट्रैक्ट हो रही हैं, मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों पे अट्रैक्ट हो रही है। ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जो मुस्लिम लड़कियां शादी कर रही हैं हिंदू लड़कों से। अरे इतनी सारी तो आ रहे हैं भाई, इतनी सारे तो आ रहे सोशल मीडिया पे। और हम भी जानते हैं कुछ लड़कियों को जो हिंदू लड़कियां हैं जो मुसलमान से शादी करी, जो मुस्लिम लड़की है जिनके हिंदू बॉयफ्रेंड है, हम जानते हैं, हमारी दोस्त है। अब हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे हम तो रेसिस्ट है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। हाँ क्यों, उनका अपना आपस का मामला है। पर सूटकेस में तो नहीं पाई जा रही है मुस्लिम लड़की। देखिए कैसा है कि इसमें ऐसा है कि ये भी हो गया कि हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों को चूज किया। अब वो लड़का एक है, उस पर सारे लोग, अभी शाहरुख खान के घर में भी तो गौरी खान है। अब वो आप सूटकेस बताएंगे तो मैं आपको मन्नत बताऊंगा। मन्नत देखिए मन्नत में कैसी रह रही है गौरी खान साहब। ये एक आधे किस्से को आप इससे नहीं जोड़ सकते। अभी एक लड़के ने मारा ना मुस्लिम लड़की को, कैसा मारा देखिए ना। एक मुस्लिम लड़की को ऊपर से फेंक दिया एक लड़के ने, मालूम है ना, मंजिल से सीधा धक्का मार रही है। तो ऐसे तो देखिए दरिंदे जो है वो हर कौम में है। ये दरिंदे है, ये इंसान नहीं है सर। इनको आप हिंदू मुसलमान मत कहिए, इनको दरिंदे कहिए, ये एक अलग कम्युनिटी है। वाह क्या बात बोली आप। आपका मकसद क्या है लाइफ में, क्या करना चाहते हैं आप अब? बस जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ सर। नहीं, कोई एक अल्टीमेट गोल होगा ना। हाँ, कुछ एक 10,000 करोड़ कमा लूँ, उसके बाद एक अस्पताल खोलूँ, एक स्कूल खोलूँ जहाँ पे फ्री में हिंदू मुस्लिम सब पढ़े, जहाँ पे फ्री में इलाज हो, और एक आश्रम खोलूँ जहाँ पे बूढ़े माँ बाप जिसके भी हो वो आ जाए और रहे, खाए पिए, वहाँ पे डॉक्टर उनकी सेवा करे। 5,000 करोड़ में वो हो जाएगा। 5,000 करोड़ में मेरा एक जेट होगा जिसमें मुझे जहाँ जाना हो जब जाना हो, सेवा करने के बाद तो जा ही सकता है आदमी सर। सेवा करने और मेवा खाने के लिए जा सकते हैं। बैलेंस जरूरी है सर, लाइफ में बैलेंस जरूरी है। वैसे ही तुम्हारी भाभी की वीडियो कॉल ने हमारी जान ले रखी है। तो वीडियो कॉल सोने से पहले चालू करके रख दो, ये कोई जिंदगी होती है क्या भाई यार, तुम बताओ यार। आजाद भाई, ये घर की कहानी है। नहीं नहीं, जिंदगी इसलिए नहीं होती है, कुछ हिस्ट्री होगी आपकी इसीलिए फोन आ रहे हैं। हिस्ट्री नहीं है, पता नहीं हमारी बीवी को लगता है बहुत खूबसूरत आदमी, हमारी आंखें देखिए, वो बोलती तेरी आंखों में लड़की देखती है तो उसे कुछ हो जाता है। हमने क्या, हमको तो चश्मा पहना के रखती है, माँ की कसम। हाँ, चश्मा उतारने का ऑर्डर है क्या मेरे को? आप तो हर जगह मेरी आंखें देखिए, मुझे दिखाने का ऑर्डर नहीं है सर। पर आपने हमारे यहाँ दिखा दिया। ये दिखाई, हमको चश्मा नहीं उतारने, बोले तू पार्टी में जरा चश्मा पहन। अरे मैंने कहा चश्मा पहन। तो इस पे भी सवाल उठ सकता है कि आपने कई लाखों लोगों को दिखा दिया वीडियो। नहीं, हमने दिखा दिया। पूछेगी तो हम भाई भाई क्यों ऐसा बताती है, ये हमको तो बताओ। ये देखिए चश्मा टॉम फोर्ड का लेके दिया है, नाइट डे में काला हो जाता है, नाइट में ही रहता है। हमको बर्थडे का गिफ्ट दिया, बोले 70,000 रुपए वाला। हमारी सांस रुक गई, हमने कहा इसकी माँ 70,000 रुपए का चश्मा। 70,000 कीमती नहीं, बात वो नहीं सर, हमको डर रहता है ये हम कहीं भूल ना जाए। इसलिए हमारे दिमाग में ये रहता कहीं मेरा चश्मा किधर है। उतारने तो देती नहीं, बोले पहन के रख। तो हमने कहा ये 70,000 रुपए का इसलिए पहन के रखने बोल रही है, नहीं 70,000 या कोई और रीजन है? बोले नहीं, तू आंखें मत दिखा, लड़कियों को खासकर। हाँ, अब हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो हमें कहती चश्मा उतार, आंख में देखने दे तेरी। हमारी दोस्त लोग भी कहती इतनी अच्छी प्यारी आंखें हैं, हमको आंखों में देखने दे, आंख देखने दे तेरी, इतनी अच्छी आंखें। फिर मुझे याद आता हम तुरंत चश्मा पहन लिया, वो पहन लिया हमने जाना। अच्छा एजाज भाई, हम सवाल एक हमारे फास्ट फॉरवर्ड राउंड होता है। हाँ चलिए, एक लाइन और 2-4 सवाल ऐसे कुछ होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। यस सर। आपको एजाज भाई, आपको लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या लगती है? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है, मैंने हाउस अरेस्ट शो किया। आपका पसंदीदा एक्टर? सलमान खान। अगर पसंदीदा एक्ट्रेस की बात करें? करीना कपूर। और आपका ड्रीम रोल? अग्निपथ में जो बच्चन साहब ने किया था। अरे वाह। बॉलीवुड में कोई एक चेहरा जो नापसंद हो सबसे ज्यादा? KRK। उस पे तो हमने चर्चा भी नहीं की, कोई बात नहीं। आपका पसंदीदा पॉलिटिशियन कौन है? फिलहाल नितिन गडकरी। और मैं चाहूंगा एजाज भाई, जाते जाते आप अगर कुछ हमारे व्यूअर्स को कहना चाहें हमारे चैनल के बारे में, अपने बारे में। तो मैं सच कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जैसे मैं कहूँगा कि इससे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट मुझे एनर्जी वाइज और समा बांधने के लिए मुझे इससे अच्छा पॉडकास्ट शायद ही मैंने इतना टाइम किसी पॉडकास्ट में दिया होगा, जहाँ पे 12 बज चुके हैं और मैं इनसे बात करे जा रहा हूँ, वो भी 2 पॉडकास्ट करने के। मैं 1 घंटा ही देता हूँ नॉर्मली, लेकिन आप दोनों की जो एनर्जी है,
चाहे 1 घंटा तुम ले लिए तुम ले लिए, बात ये हो गई। ये कोटा डबल था। दो शख्सियत ने हमें घेर लिया। आप लोग इनको सुनिए जरूर, इनके इंटरव्यू देखिए जरूर। बड़ी बेबाक बात करते हैं, बड़ी इंटेलिजेंट बात करते हैं। इनको सब्सक्राइब करिए, इनके चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए। और अभी बहुत धमासान बहुत सारी रील्स और बहुत बड़ा इंटरव्यू आने वाला है। आप लोगों को बहुत मजा आएगा ये पॉडकास्ट देख के। मुझे भी बहुत मजा आया इन दोनों के साथ पॉडकास्ट करके। जब भी दिल्ली आऊंगा मैं जरूर इन्हें वक्त दूंगा, ताकि आप लोगों को और आगे हमारी बहुत चीजें रह गई है जो एक बार में नहीं हो सकती है, वो हम करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट एंड लव यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एजाज भाई, आपने टाइम दिया। आप मुंबई से आए, आपने 1 घंटे के लिए कहा था, आप 2 घंटे हमारे साथ बैठे और आपने प्रॉमिस किया है एजाज भाई जब भी दिल्ली आएंगे तो हमारे साथ पॉडकास्ट करेंगे। ये आप लोगों का जादू है। जाएंगे तो हम एजाज भाई के साथ पॉडकास्ट 100%। बहुत अच्छा लगा एजाज भाई बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो आपने मच। जिस बेबाकी से जवाब दिया ना, मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू गाइस।